एवरीवन। सो पहले हम लोग डीपीपी के डाउट्स को डील कर लेंगे और उसके बाद आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पर आ जाएंगे। सो लास्ट डीपीपी 6 में कोई डाउट है? लेट्स फर्स्ट कवर दिस डीपीपी। इफ देयर इज एनी डाउट ऑन दिस डीपीपी, आपने ट्राई किया है एंड यू हैव एनी डाउट ऑन दिस वन, क्वेश्चन नंबर 4 आप पूछ रहे हो। फोर्थ का सी ऑप्शन। Apart from fourth, any other question that you want to ask? ओके, सो मैं फोर्थ का सी बताता हूँ, तब तक आप दूसरा क्वेश्चन बोल सकते हो जो भी आपको डाउट हो। अगर आपसे हो गया तो बहुत अच्छी बात है। It says a charged particle moves in a gravity-free space, so gravity is not there. Without change in velocity, so velocity is not changing. That means neither the magnitude nor the direction is changing. Which of the following is are possible? तो अपने को पॉसिबल बताना है। क्या दोनों जीरो हों तो चलेगा? ग्रेविटी फ्री है, एक चार्ज पार्टिकल है, ग्रेविटी फ्री स्पेस पर है, और अगर फील्ड इलेक्ट्रिक भी नहीं है, मैग्नेटिक भी नहीं है, तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। अगर वेलोसिटी को, अपने पास आइडिया क्या, अपने पास आइडिया है कि चेंज इन वेलोसिटी शुड बी जीरो, दैट मींस एक्सेलरेशन मस्ट बी जीरो, व्हिच इंडिकेट्स फोर्स मस्ट बी जीरो। अगेन सिंपल लॉज ऑफ मोशन वाला पॉइंट है। ग्रेविटी फ्री है, इसको तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो नहीं होगा। फिर कौन सा हो सकता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक हो सकता है, मैग्नेटिज्म हो सकता है, मैग्नेटिक का हो सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दोनों जीरो है, ऐसा इस केस में पॉसिबल हो जाएगा। दूसरे केस में ई जीरो है और बी जीरो नहीं है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लग रहा हो, तो क्या ऐसा केस हो सकता है जिसमें वेलोसिटी चेंज ना हो? बिल्कुल होता है, क्योंकि अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में उसको चला दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर जीरो नहीं भी है तब भी वो स्ट्रेट लाइन पे चलेगा, क्योंकि फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि फोर्स वी क्रॉस बी से आता है। तो सेकंड ऑप्शन भी एक पॉसिबल केस है। तीसरा इस सेज की इक्वल ई नॉन जीरो और बी जीरो, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लगा रखी है आपने। अब आपको देखना कि क्या अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लगा करके इसके फोर्स को जीरो करा सकते हैं, पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स। तो आप बोलोगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर फील्ड हुई आपके पास, तो फोर्स जरूर लगेगा, F इज इक्वल टू क्यू ई। हाँ, वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में लग सकता है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगा सकते हो, वो एक अलग स्टोरी है, बट फोर्स जरूर लगेगा। फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन आएगा तो वेलोसिटी चेंज होगी, मे बी बाय मैग्नीट्यूड, मे बी बाय डायरेक्शन, मे बी बाय बोथ। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अगर आपका नॉन जीरो है, तो फिर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रह सकती है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन रहेगा। तो ये एक ऐसा केस है जिसमें हम वो अचीव नहीं कर सकते, तो इसको आप रिसेट कर दोगे। दोनों नॉन जीरो में एक दूसरे को फोर्स को कैंसिल किया जा सकता है, हम लोगों ने बात की थी, तो ये भी एक पॉसिबल केस है। सो कौन कौन से पॉसिबल केस हो गए? ए, बी एंड डी। सी इज नॉट द पॉसिबल केस। आपने लिखा ई कंपल्सरी जीरो होगा, हाँ, ई को जीरो होना पड़ेगा, या फिर ई अगर नॉन जीरो है तो बी को भी नॉन जीरो होना पड़ेगा, सो दैट ई के इन्फ्लुएंस को बी कैंसिल आउट कर सके। समझ में आया? दैट इज फोर्थ। एनी अदर ऑन दिस डीपीपी? आपने ट्राई किया होगा तो आपके डाउट्स आने चाहिए, और कितना माइनर क्यों ना हो आपको पूछना चाहिए, क्योंकि आपके पास टाइम में आपको चांस दिया जा रहा है पूछने का, तो बनता है। और अगर आपसे हो, ऐसा भी हो सकता है हो भी गया हो, क्योंकि लॉरेंज फोर्स उस पर बेस्ड है। मैग्नेटिज्म, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत अच्छे से समझ चुके हो, मैग्नेटिज्म आपने अगर समझ लिया होगा तो हो भी गया होगा। चलेगा, तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ करके करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो मॉड्यूल है उसको ओपन मैं करता हूँ। मॉड्यूल ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी।
इसके एक्सरसाइज पर आते हैं। एक्सरसाइज 1, we will start from exercise 1 onward. Here we go. Any doubt on this? Sir, we had already discussed exercise 1. Okay. So कहाँ तक डिस्कस किया था? सर पूरी डिस्कस नहीं की थी। अगर किया है तो कहाँ तक किया है, नहीं किया है तो क्या डाउट्स हैं, आप बोल सकते हो। मेरे को याद नहीं है, आपको अच्छे से पता होगा क्योंकि आपने सॉल्व किया। एक्सरसाइज 1 के कुछ डाउट्स आप पूछ रहे हो। 11, 31, 40s में है, ठीक है, करके हम आगे बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज 1 के कुछ डाउट्स हमारे पास आ रहे हैं। I will try to explain all of them. So 4, 34, 53, 67, 11, 31, 57, and then 58, 92। ये एक्सरसाइज 1 की हम लोग बात कर रहे हैं, होपफुली आपने उसी के आंसर दिया है। 54, 72, 82, 45, 47, 52 is 52, 72 counted है, 79, okay, 29, 54, 45 is already counted, 57 is also counted, ठीक है। सो ब्रॉडली आपके ये डाउट्स आ रहे हैं, और इसके अलावा किसी का छूट जाएगा तो आपको बोल देने का, मैं उसको कवर अप करता हूँ। 68, okay, we will add 68, 77, 92 as well। चलेगा। तो एक्सरसाइज 1 में ब्रॉडली ये डाउट्स आपके। फिर एक्सरसाइज 2 पर आते हैं। एक्सरसाइज 2 को भी होल्ड करते हैं। तो 1 को पहले क्विकली स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4। सो 4 says पोटेंशियल डिफरेंस वी अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर। किसी कंडक्टर के क्रॉस अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे वेरी करती है। तो जो थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो टेम्परेचर के स्क्वायर रूट पे डिपेंड करते हैं। ये जैसे आपने आरएमएस स्पीड देखा था ना, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होता है ना, एग्जैक्टली सिमिलर वे पर इनका भी वेलोसिटी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सो जो थर्मल स्पीड होती है दैट मीन्स टेम्परेचर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन सिंगल पार्टिकल हुआ, तो आप इसको उसमें उस तरह से ट्रीट कर सकते हो जो थर्मोडायनेमिक्स हमने यूज किया था। सिंगल पार्टिकल के पास जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है वो 3 होती है, और उसी के हिसाब से इसकी जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी कैन बी रिटन एज गामा आर डी बाई एम। आई मीन जस्ट फॉर सेक ऑफ दिस की लाइक वो क्वांटिटीज पे कैसे डिपेंड करेगा, तो टेम्परेचर का स्क्वायर रूट पे डिपेंड करता है। सो जब कभी थर्मल स्पीड के बारे में बात करेगा तो हम टेम्परेचर से इस तरह से लिंक कर सकते हैं। तो हम बी ऑप्शन को आंसर कर देंगे। थर्मल स्पीड है, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी और स्क्वायर रूट पर डिपेंड करेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑर्डर वाइज आ रहा है दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। So let's come to the 11th problem. It says in order to increase the resistance of a given wire of uniform cross section to 4 times of its original value, a fraction of its length is stretched. तो पूरा लेंथ आप स्ट्रेच नहीं कर रहे हो, एक फ्रैक्शन ऑफ लेंथ को स्ट्रेच कर रहे हो uniformly till full length of the wire becomes this of the original length. What is that fraction of length? So ये application based है,
आप देखोगे लेट्स से कि आपके पास ये वायर है, ठीक है, और आप ऐसा मान लो कि ये जो फ्रैक्शन आप यूज कर रहे हो वो x है। अगर आप डायरेक्टली करना चाहो या फिर अलग अलग लेना चाहो तो इस तरह से भी ले सकते हो, ये x है और टोटल लेंथ इसका l है, तो कितना फ्रैक्शन आप यूज कर रहे हो, x बाई l, इसकी लेंथ को चेंज कर रहे हो, और ये लेंथ जो l माइनस एक्स है वो इंटैक्ट रखते हो। फिर इसको आपने स्ट्रेच करके यहाँ तक ऐसा कर दिया, और ये अभी भी वही रहा, बिल्कुल बेसिक तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। ये l माइनस एक्स जैसा था का वैसा ही रहा, और ये बढ़ गया, ये x डैश हो गया। इस तरह से हो गया कि आपको बोलता है कि टोटल लेंथ इसका कितना हो गया, 3/2 हो गया ऑफ द ओरिजिनल लेंथ। सो 3/2 के टर्म में कर दो, इस तरह से ज्यादा वेरिएबल आ रहा है, इसको x⁻1 भी मान सकते थे हम लोग, चलेगा, ज्यादा वेरिएबल को भी डील कर लेते हैं, कोई टेंशन नहीं। ये बनेगा l माइनस एक्स, तो ये ओरिजिनल था पहले, उसमें आपने x डैश ऐड कर दिया तो ये नया लेंथ बन गया। दिस न्यू लेंथ इज 3/2 टाइम्स l, और एक l आप यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हो, तो यहाँ से अपने को पता चल रहा है x डैश माइनस एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो l/2 आ रही है। अभी तो एक कंडीशन मिला है, एक दूसरा कंडीशन और मिलने वाला है। कौन सा, कि रेजिस्टेंस आपको कितना करना है, 4 टाइम्स करना है, और ये स्ट्रेच किया गया है। अच्छा, ये दो रेजिस्टेंसेस रहे होंगे तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि ये जो रेजिस्टेंस रहा होगा ये तो वही रहा होगा, ये इसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ा होगा, और या फिर आप उस तरह से कर लो। आप जानते हो कि अगर इस रेजिस्टेंस को हम लोग प्रोपोर्शनल लेना चाहें, टोटल रेजिस्टेंस को R लेते हैं, तो ये रेजिस्टेंस हो जाएगा R/L इंटू L माइनस एक्स, और इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा RX/L, एंड टोटल रेजिस्टेंस हैज बिकम 4 टाइम्स। जब आप स्ट्रेच करते हो तो आपको पता होगा स्ट्रेच करने से उसका एरिया भी चेंज होता है, और एरिया भी उतने ही फैक्टर से चेंज होता है। तो अगर आपने इसको किसी एक फैक्टर से बढ़ाया होता तो वो दैट फैक्टर स्क्वायर बनेगा जाकर के। बहुत सारे वेरिएबल्स हम एक और वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा कि इसका रेजिस्टेंस आप नया जो पकड़ेंगे, इसको आपने एक्स डेज के चलेगा ना, सो इसके रेजिस्टेंस को अगर हम लोग पकड़ते हैं नया वाला, बढ़ करके कितना आएगा, तो जो R1 डैश आएगा, कैन वी से कि RX/L तो इसका ओरिजिनल था, और जो इसका फ्रैक्शन ऑफ लेंथ इंक्रीज किया है x डैश बाई L, x, इतना फ्रैक्शन लेंथ की वजह से आएगा, और इतना ही फ्रैक्शन आपका किसकी वजह से आएगा, एरिया की वजह से आएगा, तो इसका स्क्वायर बन जाएगा। और इसके बाद आप इसको सेटल कर सकते थे। जब इसको सेटल करोगे तो ये बन जाएगा RX डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाई LX, और R ये वही रहेगा अभी भी। तो जब आप इसको इसके साथ ऐड अप करोगे, R डैश स्क्वायर अपॉन LX प्लस RL माइनस एक्स डिवाइड बाई L, दिस शुड बी इक्वल टू 4 टाइम्स R। व्हाट आई शुड हैव डन इज लाइक इसको x⁻1 मान लिया होता तो वेरिएबल कम हो गया होता, बट सिंस यहाँ तक प्रोसीड कर गए तो इसको कैरी करना ही बनता है। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये बनेगा x डैश स्क्वायर और प्लस L माइनस एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स LX। देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जा रहा है, बट यस अपना आंसर आ जाएगा, फिर भी लेंदी होगी कैलकुलेशन। अब देखो जहाँ पर x डैश है उसको हम x प्लस L/2 लिख सकते हैं, तो ये बनेगा x प्लस L/2 का स्क्वायर प्लस L माइनस एक्स, इसको आप चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो LX माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4LX। फर्दर कैलकुलेशन, इसको आप स्क्वायर रूट कर डालो तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाई 4 प्लस LX और माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3LX। एक LX कैंसिल हो गया। फर्दर कैलकुलेशन करो, सो एक्स स्क्वायर बाय द वे सेटल डाउन हो गया, बहुत अच्छी बात है।
इसके बाद अपने को मिल रहा है L स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 12x। सो यहाँ से एक L कैंसिल हो गया तो L बाई 4 इज इक्वल टू 2x। फ्रैक्शन चाहिए था, फ्रैक्शन हमारा x बाई L था, x बाई L 1/8 हो जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन होगा उसको मार्क कर दोगे। आई कैन थिंक ऑफ कि थोड़ा सा लेंथी आपको लगा होगा, बट आंसर अपना पहुंच गया। थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी, कई बार क्या होता है कि हम ज्यादा वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर लेते हैं तो फिर इस तरह से होता है। शॉर्ट करने का एक तरीका भी था अपने पास, आप इसको आप x/1 एज्यूम कर लेते, तो l को बेसिकली हम लोग 1 एज्यूम कर लेते, तो l दिखता नहीं, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाइड लगता अपने को। और अदरवाइज आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। किसी के पास कोई तरीका हो तो वो भी शेयर कर सकते हो बाकी जनता के लिए, क्योंकि उसका फ्रैक्शन आपको इंक्रीज करना था तो आपको अलग करना पड़ेगा, करने के बाद फिर अलग अलग को यूज करना पड़ेगा, फिर ऐड करके टोटल बोलना पड़ेगा। एकदम डायरेक्ट तो नजर नहीं आएगा। किस फॉर्मूले का यूज था? R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। और यहाँ पर इस बात का ख्याल रखना था कि जब लेंथ को अगर हम डबल करते हैं तो एरिया हाफ हो जाता है, तो फिर ये 4 टाइम्स होता है। यहाँ पर ये टर्म आपको शायद ना समझ में आया हो तो मैं बोल देता हूँ। जब कभी लेंथ को हम किसी फ्रैक्शन से चेंज करते हैं तो जो रेजिस्टेंस होता है उस फ्रैक्शन के स्क्वायर से बढ़ता है, क्योंकि उतना ही फैक्टर एरिया पर रहता है। ये हम लोगों ने क्लास किया था, क्लास में क्वेश्चन किया था जिसमें हाफ बोला था तो वो 4 टाइम्स आया था। तो उसको आप जनरल तरीके से याद रख सकते हो। लेंथ को अगर n टाइम्स बढ़ाया गया तो रेजिस्टेंस n स्क्वायर टाइम्स बढ़ता है, एरिया 1/n टाइम्स चेंज हो जाता है। और अदरवाइज आप क्या करते हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम कंजर्वेशन कराते हैं, एक और इक्वेशन बनाते हैं, वहां से भी अपना आंसर निकलता है। सो दैट वाज योर 11th। आफ्टर दिस 31, क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में होना चाहिए। Here it says the figures, जो आपको दिखाया गया उस फिगर के बारे में बात कर रहा है। बैटरी का EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है। वेयर इज द बैटरी? बैटरी 1, ओके, ये 1 बैटरी है, ये 2 बैटरी है, और इसका EMF आपको 6 दे रहा है और इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम दे रहा है। ठीक है, बैटरी 2 का EMF 2 वोल्ट दिया गया है और इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम दिया गया है। तो ये जो 1, 2 है वो बैटरी को इंडिकेट कर रहे थे और इसके बाद उनके EMF दे रखे थे। The wire has negligible resistance. What is the potential difference across terminal of battery 2? So दूसरे बैटरी के टर्मिनल के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? बेसिकली अपने को ए बी पता करना, ये ए हो गया, ये बी हो गया, इसका पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है। तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का सिंपल सा क्वेश्चन है, शायद आपको ये EMF नहीं समझा होगा। आप क्या कर सकते हो? अच्छा, आंसर का इशू है, फिर भी हम लोग चेक कर लेते हैं। 6 का है तो ये करंट आई लेके जाओगे, ये प्लस माइनस बनेगा, ये प्लस माइनस होता ही है, इधर से आएगी करंट, प्लस माइनस होगा, ये माइनस प्लस होता है। किरचॉफ्स लगा दो। सो व्हाट द केवीएल विल से? केवीएल विल से सिंपली कि आपको अगर यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो 3 इंटू आई का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ड्रॉप आएगा, +2 का आएगा, +1 इंटू आई का आएगा, -6 का आएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। So ये 4i इज इक्वल टू 4 हो गया, i की वैल्यू 1 एम्पियर आ गई, दैट मीन्स 1 एम्पियर करंट चलने वाले इसमें। फिर VAB का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, आप A से बढ़ोगे तो कितना ड्रॉप आ रहा है? I इंटू 3 का, फिर +2 का। सो I इज 1 इंटू 3 +2, दैट इज 5 वोल्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आप मार्क कर दोगे। आंसर में कोई करेक्शन है क्या? सर ए दिया है। ए दिया है। What is potential difference across terminal of battery 2? So we calculated terminal of battery 2, that is 5. उस वही इसके across भी होगा, तो 6 - 1 5 आएगा। करेक्ट कर लीजिए, 31 का आंसर करेक्शन है, 31 का आंसर सी आएगा।
31 का आंसर सी आएगा। सो इसमें आंसर करेक्शन आया। गुड, वो मिसप्रिंटेड हो सकता है। आफ्टर 31 वी कैन हैंडल दिस 34th। क्वेश्चन नंबर 34। So 34 is here. It says some sort of this कि एक सेल है जिसका EMF आपको दिया गया E, internal resistance is given as R is connected to a rheostat. That means variable resistance. When the resistance R of the rheostat is changed, तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा? किसका ग्राफ? Potential difference across it. When resistance R of rheostat is changed, correct graph of potential difference across it is. It means what? Rheostat or cell? We need to check that. A cell of EMF this is as internal this connected this. It का मतलब mostly cell को indicate कर रहा होगा। तो चेक करते हैं क्या करेंगे। आप एक सर्किट बना लीजिए। ये बैटरी लगा हुआ है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है उसका, और ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वेरिएबल, जिसको हम लोग रियोस्टेट के नाम से जानते हैं। और ये EMF है और ये R रेजिस्टेंस है। देन यू सॉल्व इट लाइक दिस कि ये I है, ये R है, तो A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? VAB, दैट इज गोइंग टू बी E माइनस IR, क्योंकि बैटरी यूज हो रही है। I की वैल्यू को क्या लिखोगे? I बनेगा E डिवाइड बाई R प्लस R इंटू R, इजंट इट? सो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है VAB, अच्छा इट का मतलब दोनों पे चलेगा, क्योंकि इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ना, रियोस्टेट के क्रॉस भी वही पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, इसीलिए शायद उसने इट वर्ड यूज कर लिया होगा। सो ये दोनों के लिए वही काम करेगा। जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ER कैंसिल हो जाएगा, E टाइम्स R डिवाइड बाई R प्लस R। नाउ E कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, कैपिटल R वेरिएबल है, तो आपके पास एक रिलेशन फॉर्मूला बन गया। ये इसमें आपको आइडेंटिफाई करना कौन सा वेरिएबल है, कौन सा कांस्टेंट है। तो ये वेरिएबल y एक्सिस पे जा रहा है और ये वेरिएबल x एक्सिस पे जा रहा है, ये ऊपर भी है नीचे भी है। सो फिर इसको प्लॉट कर सकते हो। क्या ये स्ट्रेट लाइन आएगा? नहीं। फिर क्या ये बनेगा? तो r को 0 रख के देखो, जब r को आप 0 रखोगे तो हमारा आंसर भी 0 आ जाएगा, तो बी ऑप्शन नहीं होगा। कैसे हम ग्राफ को वेरीफाई करते हैं? हम लोग वेरीफाई करते हैं, ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। तो फर्स्ट नहीं होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं है, और दूसरा नहीं होगा क्योंकि 0 से नहीं चल रहा है, तीसरा नहीं होगा क्योंकि 0 से नहीं चल रहा है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, चौथा हो सकता है क्यों? क्योंकि R 0 करोगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर R को बहुत ज्यादा करोगे, इनफाइनाइट की तरफ ले जाओगे, तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, VAB इज गोइंग टू बी इक्वल टू E डिवाइड बाई 1 प्लस R बाई R। जब R आपका इनफाइनाइट को टेंड करेगा तो V कहाँ जाएगा? V E को टेंड करना स्टार्ट करेगा। इसका मतलब ये सैचुरेट हो जाएगा, और सैचुरेशन उसके EMF के बराबर जाएगा। सो लास्ट ऑप्शन गोज एप्रोप्रिएट, उसको मार्क कर दोगे। ओके, कोई डाउट रहेगा तो पूछ लेने का, अदरवाइज क्वेश्चन नंबर 34 इज डन। आपने पोटेंशियल का एक्सप्रेशन बनाया, फिर उसको प्लॉट करके चेक कर लिया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 34 के बाद जो अपने को समझ में आ रहा है, दैट इज अभी ये 29 लेफ्ट हो गया था, 29 के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 से इसकी आप कुछ सेल्स वगैरह यूज करते हो, तो पढ़ते हैं एक बार। इट सेज इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द EMF ऑफ a storage battery, it was connected in series with standard cell in a certain circuit and the current I1 was obtained. Okay, ये लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को अपने को डिकोड करना है। तो अपने पास एक EMF है और इसको अपने को पता करना है। इसको पता करने के लिए आप क्या करते हो, इसको आप एक स्टैंडर्ड सेल से कनेक्ट करते हो सीरीज में।
इसको एक सीरीज में किसी दूसरे सेल के साथ कनेक्ट कर देता हूँ. When the battery is connected to the same circuit opposite to the standard cell, a current I2 flow in the external circuit from the positive pole of the storage battery was obtained. When what is the EMF E1 of the storage battery? The EMF of the standard cell is E2. फिर से पढ़ना पड़ेगा कि कनेक्शन कैसा बना रहे हैं. सो EMF आपको पता करना है. जनरली हम लोग EMF पता करने के लिए क्या करते हैं कि पोटेंशियोमीटर को यूज करते हैं. तो उसी से कुछ लिंक जैसा बता रहा होगा. उसमें दो सर्किट बनते हैं, एक नीचे बनाते हैं और एक ऊपर से बनाते हैं. इसको हम एक्सटर्नल बोल सकते हैं, इसको अपना सर्किट बोल सकते हैं. मैं शॉर्ट में बना रहा हूँ, पोटेंशियोमीटर वायर जैसा कुछ. और यहाँ पर कुछ इसने बोला है कि इट वाज कनेक्टेड इन सीरीज विद ए स्टैंडर्ड सेल. सो एक अपने पास स्टैंडर्ड सेल था E2, उसके साथ आपने इसको सीरीज में कनेक्ट किया है E को, अननोन वाले को या E1 को किसी सर्किट में. मे नॉट बी पोटेंशियोमीटर बट एक सर्किट का पार्ट है बेसिकली, क्योंकि उसने पोटेंशियोमीटर वर्ड नहीं यूज किया है. इन द सर्किट एंड अ करंट I1 वाज ऑब्टेन्ड. तो उस पर I1 चल रहा था. एक काम करते हैं, यहाँ पर कुछ ब्लैक बॉक्स बना देते हैं. कोई सर्किट अपने को नहीं पता है, उसके साथ इसको आपने सीरीज में कनेक्ट किया था पहले सिचुएशन में, और आपको मिला है I1 करंट. कहाँ पर I1 करंट मिला है? तो इसी पर I1 करंट आपको मिला होगा. लेट्स से I1 करंट है. फिर आप क्या करते हो कि बैटरी, व्हेन द बैटरी इज कनेक्टेड टू द सेम सर्किट अपोजिट टू द स्टैंडर्ड सेल. अपोजिट टू का मतलब वो इसकी पोलैरिटी चेंज कर दी है. ओके, सो इट्स बेसिकली प्लेइंग विद द पोलैरिटी, दैट्स ऑल. सेम थिंग. तो लेट्स ये रेजिस्टेंस R था, तो अभी भी रेजिस्टेंस आ रहा होगा. ये E2 है, ये E1 है. अब इस पे करंट I1 मिल रहा है और I2 मिल रहा है. अब आपको I1 I2 को यूज करके बताना है कि E1 क्या रहा होगा. यही क्वेश्चन होगा. सो पता कर सकते हैं. इसके लिए किरचॉफ लगाओ. इसके लिए किरचॉफ क्या बोलेगा? किरचॉफ कुछ ऐसा बोलेगा कि E2 प्लस E1 इज इक्वल टू I1R. इसके लिए क्या बोलेगा? सेकंड के लिए इसके लिए बोलेगा E2 माइनस E1 इज इक्वल टू I2R. R अपने को नहीं पता, डिवाइड कर लो. So we will get like E2 plus E1 divided by E2 minus E1 is equal to I1 by I2. सिंप्लीफाई कर लो. E1 कैलकुलेट करना है. कंपोनेंट और डिविडेंड और रूल लगा दो. तो ये बनेगा 2 टाइम्स 2 कैंसिल हो जाएगा. बेसिकली ये बनेगा E2 डिवाइड बाई E1 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 डिवाइड बाई I1 माइनस I2. एंड देन आफ्टर अपने को E1 चाहिए, तो आप समझ सकते हो कि E1 हम यहाँ से निकाल सकते हैं. अभी यहाँ पर कुछ इश्यूज बन सकते हैं माइनर से. तो बैटरी को अपोजिट किया है सेल. अ करंट I2 फ्लोज इन द सर्किट फ्रॉम द पॉजिटिव पोल ऑफ द स्टोरेज बैटरी. अच्छा, ये पॉइंट को भी यूज करना था. स्टोरेज बैटरी के पॉजिटिव पॉइंट से करंट चलती है. तो एक थोड़ा सा करेक्शन करना है. ये जो मैंने I2 बना दिया ना, उसके नेगेटिव पोल से बना दिया है. I2 की डायरेक्शन हमको बदलनी पड़ेगी, क्योंकि उसने लैंग्वेज में लिखा है. तभी उसने दो ऐसे ऑप्शन दिए हैं जो मैच हो रहे हैं. पॉजिटिव पोल से करंट I2 जा रही है, ये बोल रहे हैं. तो इसकी इक्वेशन में चेंज आ जाएगा, क्योंकि अब ये ड्राइवर बैटरी बनेगी. तो जब ये ड्राइवर बैटरी बनेगी तो फिर ये E1 होगा, ये E2 होगा. और अगर वो E1 E2 होगा तो फिर आप अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लोगे. एक बार चेक कर लेते हैं आंसर तो पहुंचा देता हूँ. ये बनेगा E1 माइनस E2. अब कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाओ, तो ये बनेगा E1 डिवाइड बाई E2 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 डिवाइड बाई I2, I1 माइनस I2. अब आप E1 कैलकुलेट कर सकते हो. तो E2 को इधर ले जाओ, आंसर आ जाएगा. ये ऑप्शन मैच कर जाएगा. तो कई बार इस तरह से आपसे पूछेगा, सर्किट के बारे में नहीं बोलेगा, तो बाकी सारा डिटेल देगा कि पहले आपको I1 करंट मिला, बाद में I2 करंट मिला, लेकिन I2 किधर से जाएगा वो अपने को नहीं पता था. यहाँ पर तो सेम जाएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है. यहाँ पर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो गया है, तो उसने बोला कि E1 की डायरेक्शन से निकलता है, और क्लियर कर दिया. आंसर परफेक्टली मैच कर जाएगा. सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 29.
Then after we can go for the next question. In this we can find this 45 as the next question. Number 45, somewhere here, maybe on the next. Yeah, here we have 45. So it says like कि अपने को एक सर्किट दिया गया है और ये इनफाइनाइट लैडर टाइप का कुछ दिख रहा है. R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 दे रखे हैं. इनफाइनाइट लैडर है. नेटवर्क शोन, वोल्टेज V is applied between the points A B. तो यहाँ पर एक बैटरी लगा दिया आपने. This applied value of voltage is halved after each section. Goodness. ऐसा क्वेश्चन था वैसे कहीं. तो हर सेक्शन के बाद इसकी वैल्यू जो होती है वो हाफ हो जाती है. तो अपने को R1 R2 का रेशियो पता करना है. सो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर P और Q पॉइंट पकड़ लीजिए और आप चाहो तो इसका इक्विवेलेंट भी निकाल सकते हो, वहां से भी चेक कर सकते हो, क्योंकि इसका जो इक्विवेलेंट आएगा वही ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट यहाँ पर भी आएगा. तो वहां से अपने को R1 R2 मिल जाएगा. हाँ, बेसिक 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 कर लेते हैं. और या फिर ऐसा बोलो कि ये पोटेंशियल डिफरेंस हाफ हो गया, इसके क्रॉस भी हाफ हो गया, लेकिन करेंट्स का अपने को नहीं पता चलेगा. तो बेटर वुड बी कि आप पहले इसका इक्विवेलेंट निकालो. एज्यूम करो कि ये जो है वो आर इक्विवेलेंट है, ठीक है. तो आर ए बी जो आएगा, ए बी के क्रॉस भी आर इक्विवेलेंट आ जाएगा, पी क्यू के क्रॉस भी इक्विवेलेंट है. तो इससे अपने को एक पूरा आर इक्विवेलेंट मिल जाएगा. तो टोटल करंट यहाँ से जो जाएगी आई, उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं. आई की वैल्यू आएगी V डिवाइड बाई आर इक्विवेलेंट ए बी के क्रॉस. और यहाँ से जो करंट जाएगी, दैट करंट लेट से हमने इसको आई नाम दिया है. मैं सॉल्व करता हूँ थोड़ा सा और आगे ताकि आप आंसर तक पहुंच सके. और हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि यहाँ पर करंट आई बन गया लेट से, और यहाँ पर जो करंट गया वो आई टू था. तो हम लोग I1 के बारे में कुछ बोल देंगे. I1 की वैल्यू आ जाएगी V/2, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस V/2 हो गया और ये R इक्विवेलेंट ये भी होगा. तो इनको आपस में डिवाइड करोगे तो अपने को पता चल जाएगा I/I1. अपने को R इक्विवेलेंट निकालना नहीं है, बस काम हो गया यहीं से. सो जब इसको आपस में आप डिवाइड करोगे तो ये 2 मिल जाएगा. इसका मतलब I1 की वैल्यू I/2 है. दैट मीन्स हाफ करंट यहाँ से जाता है, हाफ करंट यहाँ से जाता है. समझ में आ गया. एक बार अपने को करंट मिल गया तो PQ के क्रॉस पोटेंशियल रेजिस्टेंस R2 है, तो यहाँ पर हम किरचॉफ्स लॉ लगा सकते हैं या ओम्स लॉ लगा सकते हैं R2 के क्रॉस. तो जो R2 आपको दिख रहा है, इस पर जाने वाला करंट अपने को पता चल गया I/2 है. मोर ओवर इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया V/2 है. तो हम अप्लाई कर देंगे V/2 इज इक्वल टू I/2 इंटू R2. दैट्स वन रिलेशन. मोर ओवर ये जो R1 था उसके क्रॉस भी हमको इन्फॉर्मेशन पता है. क्या अगर इसको आप जीरो पोटेंशियल मान लेते हो तो ये V/2 का हो जाएगा. तो R1 के क्रॉस है V/2 इज इक्वल टू करंट I इंटू R1. दैट्स द सेकेंड इक्वेशन. डिवाइड कर लो. जैसे आप डिवाइड करोगे तो अपने को एक आंसर मिल जाएगा. क्या मिल जाएगा वो आप चेक कर सकते हो. R2 is to R1 should be equal to 2. R2 ट्वाइस होना चाहिए, तो R2 अपॉन R1 की वैल्यू 2 आ जाना चाहिए. चेक कर लीजिए इसका आंसर, और अगर ऐसा कोई मैच कर रहा है तो अच्छी बात है. R2 by R1 is 2, तो R1 by R2 1 होना चाहिए. नो. R1 by R2 2. नो. R2 by R1 यानी R1 by R2 हाफ होना चाहिए. बी ऑप्शन अपना मैच कर जाएगा. तो इसमें आर इक्विवेलेंट निकालना नहीं था. बेसिकली आपको ये बोलना था कि ये इनफाइनाइट लैडर है, तो ए बी के क्रॉस जितना रेजिस्टेंस आएगा उतना ही पी के क्रॉस आएगा, और उन दोनों को यूज करके हम ये पता कर सकते हैं कि पी क्यू से कितना करंट जाने वाला है. और उस करंट को हम, अगर यहाँ पर I1 अपने को पता चल गया तो I2 भी पता चल जाएगा, क्योंकि I2 कितना होगा, उसका हाफ हो जाएगा, मतलब बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड हो जाएगा. फिर इसके लिए ओम्स लॉ लगाया और सॉल्व कर लिया. छोटा सा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था. सो 45 इज डन. कोई कंसर्न डाउट रहे तो आपको हमेशा पूछने का. और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे जाते हैं, 47 पे.
Question number 47, somewhere here. ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिलेटेड होगा। देखते हैं क्या बोलता है। ये बोलते हैं एक डायग्राम है जिसमें रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू जंक्शन, किन्हीं भी दो जंक्शन के बीच का रेजिस्टेंस आ रहे हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको बताना है अक्रॉस टर्मिनल्स ए एंड बी, तो ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। आइडिया दे देता हूँ, आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर आप बैटरी लगा लो वी, यहाँ से कोई करंट आ जाएगा और आपको देखना है कि किस तरह से ये करंट फ्लो करने वाला है। तो एक ब्रांच यहाँ से चला जाएगा, वो डायरेक्टली बी पे पहुंच रहा है, एक इधर जाएगा। तो इस पॉइंट पर आने के बाद इट विल बी बाइफurcating लाइक दिस, इनफैक्ट ट्राइफurcating लाइक दिस। तो ये दो रेजिस्टेंस आप ऐड अप कर लो, ये भी आर है, ये भी आर है, तो ये दोनों सीरीज में मिलकर 2R बन जाएंगे। मोर ओवर जब इस जंक्शन पर आओगे तो इस जंक्शन में कैश हो जा रहा है, फिर इसके साथ इसको पैरेलल कर लो तो ये सेटल हो जाएगा। इसके बाद क्या कोई इशू बन रहा है क्या? यहाँ तक हम लोग सेटल करके फिर इसके बाद में एक ट्रायंगल टाइप का बनेगा और यहाँ से जो करंट आएगी कुछ पोर्शन यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। इन दोनों को भी सेटल कर लो, आर और आर को, ये 2R हो जाएगा। इसके साथ मैच करा दो तो ये भी बन जाएगा। तो अपने पास फाइनली कैसा दिख रहा है एक बार मैं बना देता हूँ सो दैट विजुलाइज होना स्टार्ट हो जाए। एक ए था, एक बी है, ये दो टर्मिनल मिलते हैं, फिर यहाँ से एक रेजिस्टेंस जाता हुआ नजर आता है। मैं रीड्रॉ कर रहा हूँ सिंप्लीफाइड वर्जन के लिए। ये भी आर है, ये भी आर है, और इस टर्मिनल के बाद ये सब आपस में कैचअप करते हैं। तो ये कैचअप करेगा 2R और R इन पैरेलल, तो 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक 2/3 का हम लगा देते हैं, 2R/3 का रेजिस्टेंस। ये जो रेजिस्टेंस है वो इस टर्मिनल से कनेक्टेड है। अच्छा, साथ ही साथ कुछ और कनेक्शंस हमारे पास हैं। इस टर्मिनल के बाद इतना ही रेजिस्टेंस बी से कनेक्टेड है, इस टर्मिनल के बाद उतना ही रेजिस्टेंस बी से कनेक्टेड है, 2R/3। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने इस पॉइंट का नाम C दिया है और इस पॉइंट का नाम D दिया है, दैट्स ऑल। तो ये C पॉइंट को मैंने ड्रॉ किया है और ये D पॉइंट को ड्रॉ किया है, बाकी सारे को सेटल किया है। तो ऊपर वाला सेटल हो गया, इधर वाला भी सेटल हो गया था। अभी दो रेजिस्टेंस बचे हुए, अभी इतना मैंने सेटल कर दिया और ये भी सेटल कर दिया। एक रेजिस्टेंस और बाकी है, कौन सा? CB वाला। तो एक C से B पे लगा हुआ है, हो गया। इसमें कोई खास रीड्रॉ करने से हो जा रहा है। CB वाला भी आ रहा है। अब आप देखो सारे रेजिस्टेंस आपने काउंट कर लिए क्या? यहाँ पर आपने 3 किए, यहाँ पर 3 किए, तो 3 3 यहाँ पे चले गए। इसके बाद क्या था? इसके बाद में ये जब 3 3 निकल गया तो अपने पास कितना बचता है? 3 बचता है। तो 1 2 3 यहाँ पे लगे, ठीक है, बराबर है। क्या अब इसका ए और बी के बीच में हम कैलकुलेट कर सकते हैं कितना रेजिस्टेंस आना चाहिए इक्विवेलेंट? या ऑफ कोर्स वी कैन डू। क्या करने का? इन दोनों को फिर से सेटल कर लो, तो 4R/3 हो जाएगा। इसके साथ पैरेलल पे कर लो, फिर जो आएगा यहाँ पर, जो आने वाला होगा वो इसके साथ सीरीज पे रहेगा, फिर इसके साथ पैरेलल पे रहेगा, सिंपलीफाई हो जाएगा। सो दिस हैज बीन सिंपलीफाइड टू दिस। इतना कॉपी कर लो, बाकी आप आंसर चेक कर सकते हो। इस पे कोई भी व्हीटस्टोन ब्रिज या कोई और टेक्निक लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सीरीज पैरेलल से आइडेंटिफाई हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 47 आपका हो गया। नेक्स्ट वी कैन गो फॉर फर्दर क्वेश्चन, दैट इज 53. Question number 53. We were here. In fact, 53 will be somewhere there. क्वेश्चन से ये थ्योरेटिकल टाइप का। इट से एक रेजिस्टेंस आ रहा है जिसको आपने कनेक्ट किया है एक सेल से, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दे रखा है, और द वैल्यू ऑफ R इज वेरिड फ्रॉम पर्टिकुलर टू अनदर वैल्यू। पावर कंज्यूम्ड बाय R के बाद बारे में बात करनी, पावर कैसे कंज्यूम करेगा, continuous, increasing continuously, decreasing continuously, first decreases then increases and all that thing। तो आपके पास एक थ्योरम है, बस उसी का यूज है। जनरली उसी थ्योरम को वो बार बार कई तरह से आपके सामने रखता है ना। ये आपका बैटरी है, यू रिमेम्बर दैट।
कि ये ई है, ये आर है, ये कैपिटल आर है ना। ये जो कैपिटल आर है इसको वेरी कर रहे हैं, ई और स्मॉल आर फिक्स्ड है। स्मॉल आर की वैल्यू अपने को दी गई है 5 ओम, ठीक है, और इसको आप बढ़ा रहे हो धीरे धीरे, ठीक है। बढ़ाने पे क्या फर्क पड़ेगा वो अपने को नहीं पता है, या उसको हम लोग इक्वेशन बना के चेक कर सकते हैं, यहाँ से पावर निकालो फिर पावर के एक्सप्रेशन को देखो। लेकिन एक बात तो अपने को पता है, क्या पता है कि अगर आर की वैल्यू स्मॉल आर होती है, दैट मीन्स 5 ओम होती है, तो पी थ्रू आर इज मैक्स। तो आर से पास होने वाला जो पावर है, डिलीवर्ड पावर है, वो मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम पावर होता है। जब आप आर को आप बढ़ाते हो 1 से 5 तक, इसका मतलब जब आप 5 पर पहुंचोगे तो मैक्सिमम मिलेगी। अगर 5 मैक्सिमम है, इसका मतलब है उससे पहले उसका कम जरूर रहा होगा। तो अगर हम 1 से 5 की तरफ जाएंगे तो रजिस्टर जो पावर की वैल्यू है वो इंक्रीज करेगी, और इंक्रीज करते करते मैक्सिमम 5 पर हो जाएगी। 5 के आगे अगर इसको 6 7 तक ले जाएंगे तो डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा। तो पहले इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा, इस तरह से पावर बढ़ता है अगर हम छोटे नंबर से बढ़ते हैं। तो हम बोलेंगे कि क्या वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता है? यस, कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता है। क्या डिक्रीज करता है कंटिन्यूअसली? नो। क्या पहले इंक्रीज करता है फिर डिक्रीज करता है, ऐसा कुछ बनेगा? नहीं, उस पर एक ही मैक्सिमा आता है, सो मल्टीपल नहीं आ सकते हैं। सिमिलरली ये भी मैक्सिमा नहीं आ सकता, इसलिए अपने कॉमन सेंस से पावर मैक्सिमम पावर थ्योरम को यूज करके बता सकते हैं कि इट मस्ट बी कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। दूसरा तरीका अपने पास क्या है? फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ पी देन सी बाय पुटिंग द वैल्यूज। और मैथ्स में आपको फंक्शन पढ़ा दिया गया होगा तो बताया गया होगा मोनोटोनिक फंक्शन कैसे होते हैं, कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, डिफरेंशिएट करके, स्लोप को मेजर करके। सपोज कर ले कभी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी आता है तो हम मैथ्स को यूज करके बता सकते हैं कि इंक्रीज कर रहे हैं कंटिन्यूअसली और नॉट। ये बहुत लॉजिकली था, डायरेक्ट आंसर दिया जा सकता था। 53, then after 54, so we will read to this 54th question. Question number 54. It says the power generated across a uniform wire connected across the supply is H, ठीक है। पावर जनरेटेड अक्रॉस, इस तरह क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना होता है, गलती होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। सो पावर जनरेटेड अक्रॉस अ यूनिफॉर्म वायर कनेक्टेड टू अ सप्लाई इज H, ठीक है। इफ द वायर इज कट टू एन इक्वल पार्ट्स, कट किया है, and the parts are connected in parallel across the same supply, so supply वही है, total power generated in the wire would be what? तो पावर जो सप्लाई आपका है वो कैसा है ये अपने को देखना पड़ेगा। इसने बोला है कि कनेक्टेड अक्रॉस अ सप्लाई। ना सप्लाई का मतलब हुआ वोल्टेज। क्या होता है कि पावर के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है V²/R, I²R और VI। तो अब में से कई लोगों को ये डाउट हो सकता है कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाए। कई बार ऐसा बोलेगा जैसे रेजिस्टेंस हमारा बढ़ गया तो पावर पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आप यहाँ से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि रेजिस्टेंस बढ़ने से पावर कम हो जाएगी, यहाँ से देखोगे तो लगेगा रेजिस्टेंस बढ़ने से पावर बढ़ जाएगी। विच वन टू लुक एट? तो आपको ये देखना है कि केवल रेजिस्टेंस नहीं देखना होता है और पावर नहीं देखना होता है, आपको ये भी देखना होता है कि वोल्टेज और करंट के बारे में कोई आइडिया है आपको क्या। और अगर ऐसा बोलता है कि पावर सप्लाई से, कांस्टेंट पावर सप्लाई से कनेक्ट किया गया है, पावर सप्लाई से, इसका मतलब है कि आपको ये चेक करना है कि क्या वोल्टेज का सप्लाई आपने करा है या करंट का सप्लाई किया है। तो जो सोर्स है वो हमारा वोल्टेज है या करंट है। जनरली अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या रहता है कि वो वोल्टेज सप्लाई होता है, क्योंकि हमारे पास जो प्लग होता है, जब हम किसी प्लग को लगाते हैं, स्विच में कनेक्ट करते हैं, तो अपने को देखते हैं कि वहां से हमको वोल्टेज सेम मिलता है, 220 वोल्टेज और समथिंग लाइक दैट। सो अगर कुछ भी नहीं बोलेगा तब भी हम इनहेरेंटली ये मानेंगे कि वोल्टेज कांस्टेंट है सोर्स का। अगर ऐसा बोलता है कि कांस्टेंट करंट सोर्स है तो फिर हम करंट को कांस्टेंट मानेंगे। तो अगर हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे तो V²/R लगाएंगे और V को मानेंगे कि दिस इज कांस्टेंट। आपसे आपने 19th में पढ़ा होगा या फिर अभी भी आपके लिए यूजफुल है कि जो होम अप्लायंसेस होते हैं उनको हम किस तरह किस कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में या पैरेलल में। तो आप आंसर देते हो कि उनको हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं।
पैरेलल में कनेक्ट करने का मतलब हुआ कि 220 वोल्ट का जो बैटरी है या फिर जो पावर सप्लाई है उसके पैरेलल में हम सब अप्लायंस को कनेक्ट करते हैं, यानी सभी अप्लायंसेस को 220 वोल्ट का पावर मिलता है। पावर बोले तो ये वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। करंट अलग अलग आता है। करंट विल डिपेंड कि कौन सा अप्लायंस का रेजिस्टेंस कितना है। सो ऑल द अप्लायंसेस दैट वी यूज इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट they are connected in parallel. So parallel means they deliver they get the same voltage difference across them. ये मैंने जनरल बात बताया, कई बार इसका यूज आ सकता है, हो सकता है यहाँ पर उतना यूज ना हो, तो उसके बेसिस पर हम फिर डिसाइड करेंगे कि इसको यूज करना है या इसको यूज करना है। कौन सा यूज करना होगा जिसमें कांस्टेंट वैल्यू आपको पता हो। जनरली अपने को ये पता रहेगी, जनरली, बट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। जैसे इसने बोला कि पावर जनरेट अक्रॉस यूनिफॉर्म वायर इज दिस, तो लेट्स इसका रेजिस्टेंस ये था R, तो ये बन जाएगा, और हमारे पास वोल्टेज सप्लाई सेम आ रहा है, तो V²/R × T के बराबर हो जाएगा। अगर वायर को कट करते हो n पार्ट्स में, तो हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस R/N हो जाएगा, क्योंकि N/A कट किया है। और फिर उनको पैरेलल में कनेक्ट करते हो, तो n को अगर आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो नया रेजिस्टेंस हमारे पास R' बनेगा, वो R/N² हो जाएगा। कैसे? R/N का 1/N, क्योंकि पैरेलल में 1/N हो जाता है, यू नो दैट। तो ये नया रेजिस्टेंस हो गया। तो नया हीट कितना जाएगा? नया हीट आएगा V²/R' × T। सेम T है, दोनों को डिवाइड कर लो, तो H/H' का वैल्यू जो आएगा वो R'/R आ जाएगा। देखो V कांस्टेंट रखा है, क्यों? क्योंकि सेम सोर्स है, सोर्स का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। R' की वैल्यू जब रखोगे तो ये 1/N² आ जाएगा, R कैंसिल हो जाएगा, तो H' की वैल्यू कितनी आ जाएगी? N² × H आ जाएगी। और ऐसा कोई ऑप्शन होगा उसको आप मार्क कर दोगे। अब देखो कि H/N² भी होगा, तो आपने अगर I² वाला लगाया होता तो फिर आपको दूसरा आंसर मिलता। वही पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया कि आपको पहले ये मेक श्योर करना पड़ता है कि जो सोर्स हमने यूज किया है वो कांस्टेंट वोल्टेज का है या कांस्टेंट करंट का है। इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट अपने पास जो सप्लाई आता है वो कांस्टेंट वोल्टेज का आता है, इसीलिए सारे अप्लायंसेस को हम लोग पैरेलल में अप्लाई करते हैं या कनेक्ट करते हैं। तो V²/R चूज करना है, ना कि I² × R। Sir, ओके, यस। sir, in 53rd question also we will apply V²/R only, no? इन विच क्वेश्चन? 53. क्वेश्चन नंबर नहीं समझा मेरे को। 53 the previous. 3 इसमें क्या करेंगे? इसमें देखो इसने बैटरी आपको दे रखी है, ठीक है, और यस यहाँ पर भी हम लोग वही करते हैं, क्योंकि हमको यहाँ से यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है। देखो मैं बोलता आपको थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? क्योंकि ये यहाँ पर ये जो इसका जो वोल्टेज होगा ना सोर्स का, ये पूरा सोर्स है अपना, उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस चल रहा है, तो ये अपने को कांस्टेंट वोल्टेज नहीं देगा आर के क्रॉस। क्यों? क्योंकि इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा करंट कितना चल रहा है, और करंट इस बात पे डिपेंड करेगा आर कितना है। तो ये हमारा डोमेस्टिक सप्लाई जैसा नहीं हुआ। अगर ये केवल इतना होता, बैटरी लगा हुआ है और फिर आप कुछ भी लगाते हो, तो फिर ये बैटरी का जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट रहता है। सर तो V²/R प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं लिख सकते क्या? हाँ, इसको अगर आप ऐसा लिखना चाहो तो बिल्कुल लिख सकते हो कि अगर इसमें आपको पावर लिखनी है ना, तो पावर को आप चाहो तो I² R लिखो, या फिर V²/R लिखो, या V × I लिखो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये फॉर्मूला सही है, ये फॉर्मूला गलत है, ये फॉर्मूला गलत है, सारे फॉर्मूला सही हैं और सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ऑल आर द सेम थिंग ना। जैसे इसमें अगर आप पहला वाला लगाना चाहोगे तो पहले आप इस पे करंट निकालोगे। हम लोगों ने शायद इसका पावर निकाला था, तो पहले करंट निकाला था, I = E/R + R, तो इसको यहाँ पे रख दोगे, पावर निकल आएगा। इन केस अगर आप ये यस सर आई एम सेइंग कि जो वो सेकंड फॉर्मूला है ना V²/R, वो यूज किया तो हम ε² अपॉन R + R लिख सकते हैं ना? इसको कैसे यूज करेंगे आपका ये कंसर्न है, मैं बताता। अगर I निकालना चाहोगे तो ये यूज हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये यूज करना है तो इसका मतलब होता है कि आपको पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस चाहिए इसके क्रॉस, तो इसका क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? IR।
तो IR पहले आप यहाँ से निकालो, फिर उसका स्क्वायर करो, फिर R लिखो। दिस हाउ यू नीड टू गो। तो जो V होता है, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस, नॉट ऑफ द बैटरी। बैटरी का कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इस I की वैल्यू को यहाँ पे रखो और सिंप्लीफाई कर लो, तो ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा। आप इसको भी यूज कर सकते हो, V जिस तरह से भी निकाला, IR से V निकालो, फिर I की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, ये यूज कर सकते हो। इस V को एप्सिलॉन नहीं लिख सकते, E नहीं लिख सकते हो, क्योंकि दिस V मींस पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टेंस, नॉट अक्रॉस द बैटरी और नॉट द EMF ऑफ द बैटरी। इस केस में अक्रॉस द बैटरी वाला जस्टिफाइड हो जाएगा, बट EMF जस्टिफाइड नहीं होगा। तो ये आपको ये भी बता रहा है कि दिस फॉर्मूला एंड दिस फॉर्मूला बोथ आर द सेम थिंग। अब देखोगे अल्टीमेटली क्या बन गया, I² R बन गया, आपको यहीं पे लेके आ जाएगा। सर Okay. तो फिर पावर सप्लाइड बाय बैटरी होगा क्या वो, एप्सिलॉन अपॉन R हाँ। प्लस? हाँ, पावर सप्लाई बाय अगर बैटरी बोलेगा तो बैटरी का पावर कितना आएगा, पावर बाय बैटरी, तो बैटरी का EMF और I लिखेंगे कि बैटरी का EMF कितना है और I कितना है। ये बैटरी ने पावर सप्लाई किया, अगर उसके इंटरनल रेजिस्टेंस को काउंट करोगे तो फिर V इंटू I लिख सकते हो, E माइनस IR इंटू I। आप कौन सा टर्म बोल रहे हो वो उसके बारे में बता देता हूँ। आप कुछ ऐसा बोल रहे हो कि E डिवाइड बाई, आप ये बोल रहे हो राइट? ये क्या है? ओके, तो ये क्या है, अगर ये हमको बताना पड़े तो ये टोटल पावर लॉस बाय रेजिस्टेंसेस है। टोटल पावर लॉस बाय रेजिस्टेंसेस, दैट मींस इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कंबाइन कर लो आप, है ना? तो ये कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना पावर लॉस कर रहा है वो है। सर तो ये पावर सप्लाइड बाय बैटरी नहीं है। आप ऐसा बोल सकते हो कि ये पावर सप्लाइड बाय बैटरी वही होगा जो लॉस बाय द रेजिस्टेंसेस होगा, बोल सकते हो। यस सर। लेकिन ये कैपिटल R का पावर नहीं है, जो कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। यस। ओके, सो ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था उसको आप याद रखिए कि सारे फॉर्मूलाज हमारे सेम होते हैं, बस उनकी मीनिंग हमको समझनी है। और अगर अपने को जब कभी इस तरह का चॉइस करना होगा कि, तो फिर अपने को देखना होगा कि जो सोर्स है अक्रॉस सप्लाई, तो ये जो सप्लाई हमारी है वो कैसी है। जनरली ये सप्लाई रहती है कांस्टेंट वोल्टेज की रहती है, तो वोल्टेज वाला यूज करेंगे। करंट का अगर यूज करवाएगा तो आपसे पूछेगा कि बताएगा आपको कि करंट का सोर्स कांस्टेंट है, तो फिर हम I² R को यूज कर लेंगे। छोटा सा पॉइंट है बट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आफ्टर 54 we can go to the next, and that seems to be 57. So question number 57. Somewhere there. $57. Okay, 57 says rate of dissipation of Joule's heat in resistance per unit volume is, symbol have their unique meaning. So अपने को क्या बताना है, हीट का किसी रेजिस्टेंस से जो डिसिपेशन होता है हीट का पर यूनिट वॉल्यूम बताना है। तो हीट पर यूनिट वॉल्यूम ये पता करना है। और हीट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये V फॉर वॉल्यूम है, नॉट वोल्टेज। देन आफ्टर इसको आप लिंक करना चाहोगे तो आप लिंक कर सकते हो। हीट को क्या लिख सकते हैं हम लोग, हीट कैन बी रिटन एज लाइक I² R V² बाई, उसके टर्म में भी लिख सकते हो। सर वो Resistance. रेट ऑफ हीट डिसिपेशन है तो पावर बाय वॉल्यूम करेंगे ना। अच्छा रेट है, ओके ओके यू आर राइट, मैंने रेट को मिस कर दिया था, पावर लिखेंगे, बिल्कुल सही आपने बोला। और पावर बाय वॉल्यूम को अपने को पता करना है, तो आपको आप इसको डायमेंशन से चेक कर सकते हो, बहुत सिंपल है। डायमेंशनल एनालिसिस से पता कर सकते हो, क्योंकि इसका डायमेंशनल लगाएगा, इसका डायमेंशनल लगाएगा, इसका डायमेंशनल लगाएगा, या फिर कुछ रिलेट कर सकते हो।
रिलेट करने के लिए पावर को आप लिखोगे आई स्क्वायर आर, और आई स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं, चलता है, डिवाइड बाई वॉल्यूम। अब आपको सिग्मा पे ले जा रहे हैं, जे पे ले जा रहे हैं, तो जे करंट डेंसिटी होती है, करंट पर यूनिट लेंथ, करंट पर यूनिट एरिया होते हैं, या फिर आप इसको इस तरह से लिखो, ज्यादा सही रहेगा, वी और आई, क्योंकि रेजिस्टेंस के टर्म में हमको बात नहीं करना, वी इंटू आई डिवाइड बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ लिख सकता हूँ। ये जो करंट डिवाइड बाई एरिया है, ये करंट डेंसिटी बन जाएगी, तो ये बन जाएगा आपका V बाई एल इंटू I by A. What is I by A? I by A is the current density. And what is V by L? So V by L is E. इसके टर्म में बच चला जाएगा E इंटू J, और J इंटू E के टर्म में बन जाएगा। सो उसको C ऑप्शन को मार्क कर देंगे। समझ में आया क्या किया मैंने? इसने बोला पावर डिवाइड बाय वॉल्यूम्स। पावर को क्या लिखेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, ये पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला है। वॉल्यूम को क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर इनटू लेंथ, current divided by cross sectional area, that's current density, volume, the potential difference divided by length, that's electric field applied. So that's this number. That's our answer. ठीक है. Ninad, you had it out on L6. Okay, you can ask it later. Let's focus on this thing. अभी आप इस पे ध्यान दो. यहाँ पर आपके जो डाउट्स आ रहे हैं उनको आप रेज करो, क्योंकि ये बार बार डिस्कस नहीं होगा. ऑफ कोर्स 57 क्वेश्चन नंबर हो गया. इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं. एंड देन देयर इज 58 और 52 भी है. 52 को भी कैच कर लेते हैं और फिर 58 पे आते हैं. सो समवेयर हियर 52 इससे पहले था, ये मिस हो गया था. किसी ने 52 पूछा था तो मैं 52 के बारे में आइडिया दे देता हूँ. इसने पूछा है कि एक बॉक्स आपको दिखाया गया है, उस में करंट आई एंटर करती है यहाँ से और सी से लीव करती है करंट, तो यहाँ से लीव करता हुआ दिखा देंगे. ये क्यूब टाइप का दिख रहा है, और क्यूब हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन ये थोड़ा सा हो सकता है डिफरेंट भी हो, तो देखना पड़ेगा. आई ए बी ब्रांच में कितना करंट है? ए से बी वाले, इस वाले ब्रांच में करंट I/6 दिखा रहा है, और डीसी ब्रांच में जो करंट आपको दिखाया जा रहा है दैट इज 2I/3. HA ब्रांच पर जो करंट आपको बताया जा रहा है दैट इज I/2. तो जंक्शन लॉ लगाना होगा अपने को बेसिकली. और GF के बारे में बात कर रहा है. GF किधर जा रहा होगा? मे बी लाइक इधर I/6. और HE वाला जो ब्रांच है यहाँ पर जो करंट जा रहा है वो I/6 है. तो ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें और इस पे सेम करंट नहीं जा रहा है. इसका तो रेजिस्टेंसेस इसके अलग अलग रहे होंगे. तो जो हम लोगों ने क्लास में क्वेश्चन किया था कि सभी रेजिस्टेंस बराबर है, एग्जैक्टली वैसा नहीं है, बट रेजिस्टेंसेस क्यूब के फॉर्म में लगे हुए हैं. आपसे पूछता है चूज द ब्रांच इन विच करंट इज 0. सो अप्लाई द जंक्शन लॉ, बिकॉज वी नो द जंक्शन लॉज, राइट. कैसे पता चल जाएगा? ये नंबर मिल गया, ये नंबर मिल गया, तो क्या हम इस वाले से करंट पता कर देंगे? मैं दूसरे से लिखता हूँ कलर से. इस वाले HG वाले पार्ट में, HG वाले पार्ट में कितना हो जाएगा? I में से I/2 चला गया, I/2 बचा, I/2 में I/6 चला गया, तो क्या I/3 बचेगा? यहाँ पर चेक कर सकते हो. फिर यहाँ पे जंक्शन लॉ लगाओ G पर. I/6 इधर चला गया, तो इधर कितना जाएगा? I/6 जाएगा. ठीक है. और अपने को आइडेंटिफाई करना है कि किसमें 0 जाएगा, तो सारे ब्रांच पता कर लेते हैं. अच्छा, ये I/6 आ रहा था और यहाँ पर भी I/6 आया था. इस जंक्शन के बारे में कुछ बोल सकते हैं? जो AD वाली ब्रांच है, I/2 इधर था, I/6 इधर गया, तो I/3 इधर गया होगा. I/3 इधर गया, 2I/3 इधर से आ रहा है, तो इधर से कितना गया होगा? I/3. I/6 वाला जो पोर्शन है ना, वो इधर से I/6 आ रहा है और इधर I/3 जा रहा है. इसका मतलब इधर से I/6 जरूर आया होगा. अब आप F पर आओ. F पर इधर से I/6 आ रहा है और F से E I/6 जा रहा है,
तो यहाँ पे जंक्शन लगाओगे तो CF वाले में 0 करंट जा रहा होगा, और ये 0 F पे जंक्शन लॉ को वैलिड करा देगा, यहाँ पर भी वैलिड करा देगा, क्योंकि यहाँ से अपने को देखना है कि I/6 मिलकर I/3 बन गया होगा, यहाँ से I/3 हो गया होगा, तो यहाँ से I/3 और 2I/3 मिलकर के फिर से I बन गया, इसका मतलब ये 0 जस्टिफाइड है। तो इसमें आपको केवल किरचॉफ्स करंट लॉ लगाने थे, जो उसने करंट बताया था उनको आप ड्रॉ करोगे, बाकी फिर जंक्शन लॉ लगाते रहोगे, पता कर लोगे। FC वाले पार्ट में 0 आंसर आ रहा है, इसलिए FC वाला पार्ट अपना आंसर बन जाएगा। सर ओके, यस। सर अब AB मतलब 3 ब्रांच से सेम करंट जा रहा था, तो अपन बोल सकते हैं कि वो तीनों ब्रांच का पोटेंशियल सेम रहेगा। AB, FG और H, नहीं ऐसा नहीं बोल सकते, वो बहुत दूर दूर है, ये कहीं और है, ये कहीं और है, वो कहीं और है। तो किसी भी अगर रेजिस्टेंस से सेम करंट जा रहा है, अब किसी भी अगर 2 रेजिस्टेंसेस आपको दिए गए हैं, सेम करंट जा रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते उनके पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होंगे, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू IR होता है। केवल करंट से हम पोटेंशियल डिफरेंस बराबर नहीं कह सकते हैं, जब तक हमको ये ना पता हो कि रेजिस्टेंस कैसे है, और यहाँ पर उसने रेजिस्टेंस के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहा है। So we can't say कि potential differences are going to be identical. हाँ, अगर अपने को रेजिस्टेंस पता होता और करंट पता चल जाता तो हम जरूर बता देते। As simple as anything, V is equal to IR. Okay, so ये 52 हो गया। 58 के Sir? बारे में बात करनी। Yes. So can you please show the solving of 54 for once? That's like the which you have solved. 54. It is here. कौन सा स्टेप इशू कर रहा है आपको बोलना चाहिए, मैं बताता हूँ। मोर ओवर आपको ये समझना है कि किस तरह से हमको प्रोसीड करना होता है, क्योंकि ये डेंजरस क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि आपको 2-3 फॉर्मूले दिखते हैं और गलती से गलत चूज कर लिया तो आंसर गलत हो जाएगा। Sir, यस। sir, in the same question, sir, like when we connect a wire in series, so the potential when we cut it into parts, the potential will also be changed by like epsilon by n. लाइक इससे इसकी ये जो आपने कनेक्ट किया किसी सप्लाई से कनेक्ट किया है, ठीक है, तो जब आप किसी सप्लाई से कनेक्ट करते हो तो उसके जो अपने कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, तो वो सब कांस्टेंट पोटेंशियल के क्रॉस ही लगते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि अगर आप इनको सीरीज पे भी लगाओगे ना, तब भी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस वही रहेगा, यानी हम वी को वही पकड़ के चलेंगे। अगर आप ईच एलिमेंट के क्रॉस पूछना चाह रहे हो तो अगेन हाँ, ईच एलिमेंट के क्रॉस बदल जाएगा, लेकिन टोटल के अक्रॉस जो रहेगा वो सेम पोटेंशियल रहेगा। इसलिए कि जो हम लोग डिवाइस लगाते हैं ना, तो हमको एक पॉजिटिव टर्मिनल पता होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल पता होता है, यहाँ पे कुछ चल रहा होता है, तो इसका जो वोल्टेज है ना वो कांस्टेंट रहता है। तभी आप देखोगे हर एक 2 प्लग होते हैं, एक पॉजिटिव से कनेक्ट होता है, एक नेगेटिव से कनेक्ट होता है। तो जिस भी डिवाइस को हम कनेक्ट करते हैं उसके अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे होते हैं, चाहे वो सीरीज में कनेक्ट करो। यहाँ पर अगर आप 2 कनेक्ट करते हो सीरीज में, n कनेक्ट करते हो सीरीज में, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा, v। अगर आप सभी को पैरेलल कनेक्ट करते हो तब भी टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा हर एक के अक्रॉस, v। इसने बोला था पैरेलल कनेक्ट करो, तो r/n ये सब पैरेलल में थे, n टाइम्स पैरेलल में थे, तो r/n का 1/n हो जाएगा, तो इसलिए 1/n² हो गया। तो आपको ये समझना है कि जो हमारा सोर्स होता है दैट इज ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। आप Okay, कैसे sir. कनेक्ट कर सकते हो, आप कैसे कनेक्ट करते हो, बहुत सिंपल है ना। आप बैटरी यूज करते हो, बैटरी परचेज करने जाते हो, वो 16 वोल्ट 12 वोल्ट बोलता है, 24 वोल्ट बोलता है, इसका मतलब वोल्ट आपको देता है, वोल्ट इज द सोर्स, दैट मींस कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज आवर सोर्स। ओके, 57 के बाद 58 पर आते हैं और 58 को भी कवर करने की कोशिश करते हैं जल्दी से। 58 सेज कि अपने पास कुछ चार्ज वगैरह दिया गया है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और ये चार्ज किसी रेजिस्टेंस से फ्लो कर रहा है, ठीक है। टोटल हीट प्रोड्यूस्ड इन द रेजिस्टेंस फॉर दिस टाइम ड्यूरेशन इज, सो हाउ टू गो फॉर दिस, सो यस। सर इसको हम R इक्वल टू आई डॉट डी टी भी लिख सकते हैं, आई स्क्वायर मतलब इंटीग्रेशन आई स्क्वायर डी टी पावर को।
टोटल हीट प्रोड्यूस पूछा उसने, ठीक है। पावर को आप बोल रहे हो आई स्क्वायर आर, हीट को हाँ आई स्क्वायर dt लिख सकते हैं, r i स्क्वायर dt आई आर स्क्वायर डी टी क्या बोलो आप, आई स्क्वायर आर डी टी ऐसा बोल रहे हो क्या? हाँ बिल्कुल लिखेंगे, ऐसा लिख सकते हैं, 100% लिख सकते हैं। आई आर स्क्वायर डी टी ही लिखेंगे हम इसको। आर अपने को पता है, आई अपने को पता करना है, सो आई पता कर लेते हैं। हाउ टू गेट आई, डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी विल बिकम 2 - 16t। इसको यहाँ पे रखिए, स्क्वायर कीजिए, डी टी रखिए, फिर से इंटीग्रेट कीजिए 0 से 1/8 टाइम तक, आंसर आ जाएगा। जिन लोगों ने किया होगा यही किया होगा। सो आइडिया क्या है, किसी रेजिस्टेंस में अगर कोई करंट जाता है तो उसमें हीट लॉस होता है, और वही होता है। आप चाहो तो इसको v स्क्वायर बाई आर लिख सकते हो, तो उसके लिए पहले इसका v निकाल लो। तो जब आई आर पता है तो v निकालने का मतलब क्या बनता है, तो यहाँ से आपको 58 का आंसर आ जाएगा। आंसर में करेक्शन हो तो मैं सॉल्व करके चेक कर सकता हूँ, अगर किसी का आ रहा हो तो फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। 58 के बाद अगला जो अपने पास अवेलेबल है दैट इज 67। तो क्वेश्चन नंबर 67 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 somewhere there in the next। तो ये 67 है। शायद आप इस तरह के क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे कि वो बल्ब लगाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। सो यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा। ये बोलता है कि एक्स वाई जेड आपके पास लैंप्स हैं, आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल होने का मतलब क्या हो, उनके रेटिंग्स बराबर हैं, दैट मींस दे हैव द सेम रेजिस्टेंस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस टू द ब्राइटनेस ऑफ द लैम्प occur when changes to the brightness of lamp occur when switch as is closed। अच्छा, इसको क्लोज करने के बाद किस लैंप का ब्राइटनेस बढ़ेगा। तो अपने कुछ टर्म समझना है। अगर ऐसे क्वेश्चन आपने पहले हम लोगों ने पहले डील नहीं किए तो कुछ टर्म्स आपको समझना है, उसी के बेसिस बात करना है। कोई भी लैंप, हीटर और इस तरह के अप्लायंसेस लगाएगा, उसकी रेटिंग्स होंगी, रेटिंग्स हम रेजिस्टेंस पता करेंगे। फिर हमारे लिए अप्लायंस कुछ ऐसा वर्क करेगा, एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और उस पे कोई करंट आ रहा है। करंट सर्किट डिसाइड करेगा कि किस सर्किट से कनेक्टेड है। स्विच ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं तो करंट पे क्या फर्क पड़ता है ना। इसका जो पावर डिसिपेशन होता है, पावर डिसिपेशन इज आई स्क्वायर आर। और कोई भी अप्लायंस होता है वो कैसे वर्क कर रहा होता है, ज्यादा पावर लेगा तो उसके लिए ज्यादा करंट चाहिए, कम पावर लेगा तो कम करंट चाहिए। यानी करंट डिसाइड्स की पावर कैसे जाने है। क्यों? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस तो फिक्स है। जैसे हम लैंप की बात करें तो लैंप हमारा ब्राइटर ग्लो करेगा कब, जब उस पर ज्यादा करंट जाएगी। ज्यादा करंट जाएगा तो यू विल गेट की मोर पावर विल बी प्रोड्यूस्ड बिकॉज द रेजिस्टेंस इज द सेम। और अगर हमने करंट को कम कर दिया, आपने प्रैक्टिकली देखा होगा कि आप लेट्स से कि एक बैटरी लो और उस पर कोई बल्ब या ट्यूबलाइट को आप या किसी भी अरेंजमेंट से एक बल्ब को जलाने की कोशिश करो। अगर आपकी बैटरी डिस्चार्ज होगी तो उसका ब्राइटनेस कम होगा, ज्यादा चार्ज होगी तो ज्यादा जाएगा। चार्ज का मतलब बेसिकली आप ये बोलो कि करंट कितना सप्लाई करता है। सो करंट डिसाइड्स कि कितना ब्राइटनेस से जलता है। तो ये तो डिसीजन किसके थ्रू लेना है वो मैंने बताया है कि आप पावर को देखोगे, और पावर ज्यादा पावर मीन्स ज्यादा वो इलेक्ट्रिसिटी को लाइट में कन्वर्ट कर रहा है, सो मोर ब्राइटनेस इज गोइंग टू बी देयर। अब अपने को चेक करना है कि जब आपने स्विच को क्लोज किया उससे पहले और उसके बाद में करंट्स पे क्या फर्क पड़ता है। तो पहले सर्किट को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से लेट से करंट आई जा रहा था, ये आई आपका इधर से जा रहा होगा, और वही आई ये वाला अपना ये जो जेड लैंप था ना, ये ग्लो नहीं कर रहा होगा, केवल एक्स और वाई कर रहे होंगे। तो ये इनिशियल सिचुएशन है। जब आपने इसको क्लोज कर दिया होगा उसके बाद आप देखोगे कि ये आई को शेयर्ड हो जाएगी, रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएंगे। तो अपने को दो सर्किट बनाने चाहिए, पहले इनिशियल वाला, बाद में फाइनल वाला। इनिशियल वाला मैंने इसी को दिखा दिया, तो ये भी एक आर रेजिस्टेंस है, ये भी एक आर रेजिस्टेंस है, ये भी आर रेजिस्टेंस है। तो आई को हम पता कर सकते हैं। आई कैसे पता करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस आर दैट इज 2R, क्योंकि ये जेड अपना इन्वॉल्व नहीं है। सो आई की वैल्यू अपने पास आ जा रही E/2 आर।
अब हम किसी भी रजिस्टर बल्ब का या लैंप का पावर निकाल सकते हैं इनिशियली। फाइनली कैसा दिखेगा? सो फाइनली के लिए एक सर्किट ड्रॉ कर लेंगे। लेट मी यूज दिस ब्लैक कलर। तो ये ईएमएफ की बैटरी लगी थी, यहाँ पर एक लैंप लगा हुआ था, और अब एक लैंप यहाँ पर भी लगा हुआ है, एक लैंप यहाँ पर भी लगा हुआ है, और ये स्टोरी है। नाउ ये भी रेजिस्टेंस आ रहा है, ये भी रेजिस्टेंस आ रहा है, ये भी रेजिस्टेंस आ रहा है। लेट्स से कि यहाँ से जो करंट रन किया है वो अब आई डैश है, और यहाँ से I1 करंट जा रहा है, यहाँ से I2 करंट जा रहा है। अच्छा, I1 I2 आपस में बराबर होंगे, एज सिंपल एज एनीथिंग। मोर ओवर ये 3, अब ये कितना हो जाएगा? ये R/2 हो जाएगा। R/2 को R के साथ ऐड करोगे 3R/2 हो जाएगा। तो I डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी? E डिवाइड बाई 3R/2। इसका मतलब है कि इस वाले बल्ब से जाने वाला करंट बढ़ा है या कम हुआ है? क्या हम बता सकते हैं? पहले E/2R था, दैट मीन्स 0.5 था, अब 0.66 हो गया। इसका मतलब इससे ये जो Rx था उससे करंट बढ़ गया है, तो I of X has gone up, that means X will become brighter. However, जो Y था, Y में जो करंट जा रहा होगा इसका हाफ जा रहा होगा। So I of X has gone up, I of Y की बात करोगे, Y से जो जाने वाला करंट था वो E डिवाइड बाई 3R हो जाएगा, जो कि पहले E डिवाइड बाई 2R था। So current through Y has gone down. मोरोवर Z के बारे में बात करोगे तो Z का करंट तो बढ़ा है, पहले तो करंट था ही नहीं, अब उसके पास करंट आ गया है, तो Z ग्लो करना स्टार्ट करेगा, X ब्राइटर ग्लो करेगा, Y डिमर हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा उसकी ब्राइटनेस। तो हम आंसर क्या देंगे? ऐसा ऑप्शन चूज करेंगे जिसमें X स्टे सेम, नो, X इंक्रीजेज, यस, X इंक्रीजिंग वाला हम ऑप्शन को चेक चूज कर लेंगे, Y डिक्रीजिंग, बी ऑप्शन हमारा आंसर बन जाएगा। चेक कर सकते हो आंसर, और उसके बाद में कोई कंसर्न हो तो आप पूछ सकते हो। और अगर समझ में आ गया होगा तो अपना पर्पस हो जाता है। सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 67। जब कभी बल्ब और लैंप और इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो पहले आप उसका रेजिस्टेंस पता करोगे, सर्किट को सॉल्व करोगे, इनिशियली करंट्स देखोगे, फाइनली करंट्स देखोगे, फिर चेक करोगे करंट्स में क्या चेंज आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम बता देंगे। कई बार आपसे ऐसा पूछेगा कौन सा लैंप जो है फ्यूज कर जाएगा या फिर बर्न कर जाएगा, वो सारी चीजें, तो उनकी रेटिंग पावर होती है। तो आपको देखना होगा कि जो ये पावर लेके जा रहे हैं उसकी रेटिंग पावर बताएगा, और अगर उसके पावर से ज्यादा उसके पास एनर्जी चला गया तो वो बर्न कर जाएगा। तो उसको हम पावर के बेसिस पे कैलकुलेट कर लेते हैं। 67 के बाद जो आपका नेक्स्ट डाउट है एक्सरसाइज 1 में, वो 68 है। देन आफ्टर 70s में आ जाएंगे हम लोग। सो लेट्स गो टू द 68th। इसी पर होगा, हाँ इसी का नेक्स्ट ही था। 68 में ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। एग्जाम में कई बार ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, तो अपने को उसके लिए रेडी होना है। इट्स इसकी एक बैटरी है जो कंसिस्ट ऑफ अ वेरिएबल नंबर n ऑफ आइडेंटिकल सेल्स हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, एक बैटरी में n नंबर ऑफ सेल है, सिंपली ये कहना चाह रहा है द टर्मिनल ऑफ द बैटरी आर शॉर्ट, और ये आइडेंटिकल सेल्स हैं, अच्छी बात है। उसको शॉर्ट सर्किट बना दिया, आई करंट मेजर किया जा रहा है, व्हिच ऑफ द ग्राफ इज गोइंग टू शो दिस आई वर्सेस एन ग्राफ। ओके, बहुत सिंपल है। अब देखो क्या बोलोगे कि आपके पास n सेल्स लगे हुए हैं, ये आप ऑलरेडी कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी में बात कर चुके हो, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी। इसके बाद जो लोड लगाया आपने, लोड लगाया ही नहीं है, ये पूरा ऐसे वायर से कनेक्ट कर दिया है। सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी वो दिया गया, तो कितना करंट जाएगा? आप किरचॉफ्स लॉ लगाओगे तो NE बनेगा, फिर वो एडअप करेगा, माइनस n टाइम्स IR बनेगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r इक्वल टू 0 हो जाएगा। अपने को n वर्सेस I प्लॉट करना है। क्या प्लॉट करना है? I वर्सेस ये समथिंग लाइक दैट है। तो आप देखोगे कि यहाँ से I की जो वैल्यू आ रही है वो
कितना हो जा रहा है, ये तो एन डिसअपीयर हो गया, तो ये बन जा रहा है ई अपॉन आर। माय गुडनेस, इसका मतलब इसमें जो करंट जाएगा वो ई अपॉन आर करंट चला जाएगा, क्योंकि आप जानते हो जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होता है वो एन ई हो जाता है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो भी एन आर हो जाता है, तो इसलिए एन आर कैंसिल हो गया। तो आई कैसा रहेगा, आई कांस्टेंट रहेगा। सो इसको आप एन के टर्म में ड्रॉ करोगे तो इट शुड बी कांस्टेंट। तो ये तो बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, यही कांस्टेंट है। That means I is independent of n, so whatever the n is, I remain the same. D option अपना आंसर हो जाएगा। This how you can interpret it. सर वो शॉर्ट सर्किटेड का कुछ ये नहीं रहेगा? I क्या नहीं mean, रहेगा? it says that the terminals are short circuited, right? So मतलब उसका कुछ इफेक्ट नहीं होगा? उसी का इफेक्ट है, तभी ये करंट चल रहा है। तो क्या था कि अगर मैं ये नीचे वाला पोर्शन नहीं बनाता ये, तो ये बैटरीज का कनेक्शन है सीरीज में, ठीक है। और अगर आप इसको कनेक्ट नहीं करोगे, शॉर्ट सर्किट मतलब वायर से कनेक्ट करना, तो ये सर्किट पूरा नहीं होगा, सर्किट पूरा नहीं होगा तो करंट नहीं जाएगी। तो ये जो ए बी टर्मिनल्स थे वो आपका बैटरी का अरेंजमेंट था, और उसको आपने दो टर्मिनल को शॉर्ट कर दिया। जैसे आपने शॉर्ट करोगे तो उसे करंट रन करना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर वो करंट अंदर जाएगा, करंट को एक पाथ मिल जाएगा तो करंट उस पर रन करेगा। अगर आप शॉर्ट सर्किट नहीं करोगे तो फिर करंट रन नहीं करेगा। तो शॉर्ट सर्किट से क्या फायदा हुआ, सर्किट हैज बीन बिकम कंप्लीटेड। कितना करंट जाएगा किरचॉफ बताएंगे, किरचॉफ से आपने करंट पता कर लिया, अपना आंसर आ गया। तो शॉर्ट सर्किट मींस you are connecting the circuit by a wire. ऐसा भी बोल सकता था यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाया है तो हमारी इक्वेशन बदल जाती है। उसने रेजिस्टेंस ना लगा करके सीधे वायर से कनेक्ट कर दिए दोनों टर्मिनल्स। ओके, सो कनेक्ट करने से ही सर्किट कंप्लीट हुआ है और तभी करंट रन किया है, तभी अपना आंसर बना है। बेसिकली ये क्वेश्चन की इंटेंशन ये चेक करने की है, अगर आपके पास n नंबर ऑफ सेल्स है ना, तो करंट शॉर्ट सर्किट केस में I अपॉन R ही जाती है। मतलब ऐसा नहीं कि आप नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ाते रहोगे सीरीज में तो आपकी करंट बढ़ जाएगी। शॉर्ट सर्किट केस में करंट नहीं बढ़ेगी, करंट वही रहेगा। ईएमएफ बढ़ जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा, लेकिन करंट वही रहेगा। कब, जब शॉर्ट सर्किट करोगे। So that was question 68. Let's check another one. Next one. After 68, we have 72, then 77. So question number 72. Question number 72 says एक अमीटर है जिसका निग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो हम लोग बात कर चुके हैं, सीरीज में कनेक्ट किया गया है, अमीटर को सीरीज में ही कनेक्ट करते हैं और वो करंट को पढ़ता है, 1 एम्पियर रहता है। व्हेन द वोल्टमीटर ऑफ लार्ज रेजिस्टेंस यानी आइडियल कंडीशन पर है, एक्स वाई के अक्रॉस एक्स इट रीच 1 वोल्ट, यहाँ पे 1 वोल्ट रीड करता है। व्हेन द पॉइंट ए एंड बी आर शॉर्टेड, इनको शॉर्ट कर दिया गया, ए और बी पॉइंट, तो यहाँ पर ए और बी पॉइंट होने चाहिए थे। द वोल्टमीटर मेजर्स 10 वोल्ट अक्रॉस द बैटरी, यहाँ पर ए बी यहीं पर होना चाहिए, ऐसा हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ पर 10 वोल्ट आता है, आपसे पूछता है द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी बताना है। ओह माय गॉड, सो इसमें क्या हो गया कि बैटरी के पास इंटरनल रेजिस्टेंस है, लेकिन जो डिवाइसेस हम लोग यूज कर रहे हैं उनके पास कुछ नहीं है, मतलब उनके पास रेजिस्टेंस नहीं है, वो आइडियल है। तो सारे स्टेटमेंट को आप अलग अलग डील करोगे। पहला स्टेटमेंट, करंट 1 एम्पियर जाती है, तो ये एक्स रेजिस्टेंस है, ये वाई रेजिस्टेंस है। तो हमारा पहला सर्किट कुछ ऐसा बनेगा, एक एक्स रेजिस्टेंस है, एक वाई रेजिस्टेंस है, यहाँ पर आपने अमीटर लगाया हुआ है, एक ये बैटरी है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, और इसी इंटरनल रेजिस्टेंस को अपने को पता करना है। और ये 12 वोल्ट का है, ये एक्स है, ये वाई है। अपने को ये पता है कि कितना करंट जाता है, करंट इज 1 एम्पियर। सो इक्वेशन विल बिकम 1 into x plus y plus r must be equal to 12. किरचॉफ्स इक्वेशन मैंने लगाया, 1 into x, 1 into y, 1 into r must be equal to 12. तो यहाँ से एक रिलेशन मिला कि x plus y plus r is equal to 1. So x plus y plus r is equal to 12, not 1, 12. So एक इक्वेशन मिला। आपको 3 कंडीशंस दी गई हैं, 3 अननोन्स हैं,
तीनों इक्वेशंस मिलेंगी, तीनों नॉन सॉल्व हो जाएंगे, x भी निकाल सकते हो, y भी निकाल सकते हो और r भी निकाल सकते हो। इसने r पूछा है, मैं तीनों इक्वेशन बना देता हूँ। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, जब वोल्ट मीटर को आप x के अक्रॉस कनेक्ट करते हो, यहाँ पर आपने वोल्ट मीटर लगाया, तो आप इसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाह रहे हो, तो वो आएगा I इंटू एक्स, I इज 1 एम्पियर, x इज दिस। तो इस केस में ये जो रीडिंग आ रही है दैट रीडिंग इज 1 वोल्ट। तो ये दूसरा इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन हो गया कि x की वैल्यू 1 है, शॉर्ट हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। इसके बाद आपने इसके टर्मिनल को ऐसा कर दिया, वायर से कनेक्ट कर दिया। अब इस सिचुएशन में करंट हमारी बदल जाएगी, क्यों? क्योंकि वो शॉर्ट सर्किटेड है। और इस सिचुएशन में इसने बोला है कि बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना पाया गया, बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 10 वोल्ट आते हैं। इसका मतलब 2 वोल्ट कहाँ गया, 2 वोल्ट ये और ये मिलकर के खा गए होंगे। ये बोला कि द वोल्ट मीटर, फिर से पढ़ लेता हूँ, द वोल्ट मीटर रीड्स 10 वोल्ट अक्रॉस द बैटरी, यानी इस बैटरी के अक्रॉस 10 आ रहे हैं, सॉरी पूरी बैटरी के अक्रॉस 10 आ रहे हैं। तो अगर बैटरी के अक्रॉस 10 आ रहा है तो इसके अक्रॉस कितना गया होगा, 10। सो हम लोग एक काम कर सकते हैं कि दूसरा सर्किट बना सकते हैं। दूसरा सर्किट कैसा दिखेगा और उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। डिटेल में मैं सॉल्व कर रहा हूँ, शॉर्ट में सॉल्व करोगे तो चलिए ऐसा किया, यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी, ये वाला रेजिस्टेंस हमारा चला जाएगा क्योंकि शॉर्ट सर्किटेड हो गया, केवल x बचेगा, ये r बचेगा, ये 12 वोल्ट बचेगा। और अब ये कोई करंट जा रही होगी, लेट्स से ये करंट हमारी आई है, तो इक्वेशन बनेगी 12, और अब किरचॉफ्स को ना यूज करें, सीधे यूज कर लें, इसके क्रॉस कितना आ रहा है, 10 वोल्ट। तो x इंटू आई इज इक्वल टू 10 वोल्ट विच इज ऑल्सो इक्वल टू 12 माइनस आई आर। सो यहाँ से अब चाहो तो i की वैल्यू निकाल करके यहाँ पे रख सकता हूँ। अच्छा x तो अपने को पता चल गया, x कितना है 1, तो i कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ से i की वैल्यू 10 आ गई। एक बार i की वैल्यू 10 आ गई तो यहाँ पे रख सकते हैं, तो r निकल आएगा। सो इट्स गोइंग टू बी लाइक r is going to be equal to 2 divided by 10। मैंने शॉर्ट में सॉल्व कर दिया है। कैसे? 10 और 12 का डिफरेंस 2 आएगा और i की वैल्यू 10 आ चुकी है, तो r की वैल्यू 2/10 आ जानी चाहिए, दैट मीन्स 0.2 ओम आ जानी चाहिए। ऐसा कोई ऑप्शन दिया होगा, चेक करते हैं। सी ऑप्शन में इसको मार्क करेंगे। आपको स्मॉल r मिल गया, स्मॉल r की वैल्यू आप इस पे रख दो, x की वैल्यू रख दो, तो आपको y भी पता चल जाएगा। सो जब कभी करंट इलेक्ट्रिसिटी का ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, तो वो जो स्टेटमेंट बोलता है आपको बस वही फॉलो करना है। ऐसा किया गया तो उसका सर्किट बनाओ, उसकी इक्वेशन बनाओ, नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट इक्वेशन बनाओ और सिंपलीफाई करते रहो। नंबर ऑफ इक्वेशंस, नंबर ऑफ अननोन्स बराबर हो जाएंगे तो अपना काम हो जाएगा। ये थर्ड इक्वेशन थी, कॉपी कर सकते हो। 72 के बाद 77 था, हम लोग 77 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। यहाँ इस तरह क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे। गैल्वेनोमीटर को तो इसने बोला गैल्वेनोमीटर कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस आपको 90 ओम दिया गया है और फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट 10 मिली एम्पियर है। 9-10 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज पे आपने कनेक्ट किया है, वोल्ट मीटर बनाना चाह रहे होगे, बिल्कुल। इफ द लीस्ट काउंट ऑफ द वोल्ट मीटर इज 0.1 वोल्ट, द नंबर ऑफ डिवीजन कितना होगा? तो आप पहले देखो कि कितना मैक्सिमम मेजर कर सकते हो। सो ये जाएगा अपना गैल्वेनोमीटर और ये रेजिस्टेंस, यही आपका वोल्ट मीटर हुआ करता था, यू रिमेम्बर दैट। और इसको कनेक्ट करते थे तो यहाँ से जाने वाली करंट को हम IG पढ़ते थे और ये RG होता था और ये रेजिस्टेंस R लगाते थे। तो आपको वोल्ट मीटर जो चाहिए वो कितना रीडिंग देगा, ये अपने को रीडिंग पकड़ना था। रीडिंग इज गोइंग टू बी IG RG प्लस R। IG कितना दिया गया 10 मिली एम्पियर, सो 10⁻³ एम्पियर में हो गया। RG कितना है 90 ओम है और बाहर कितना लगाया 910 लगाया, तो ये 1000 हो गया, 1000 सेटल हो गया, तो 10 वोल्ट आप मेजर कर रहे हो, तो आप 10 वोल्ट का तक मेजर कर सकते हो। तो आपने जो वोल्ट मीटर बनाया ना उसके डायल में आपको 10 वोल्ट तक मेजर करना है। नो, अगर आपने लीस्ट काउंट 0.1 रखा, दैट मीन्स हर 0.1 के डिविजन्स बनाए, तो कितने डिविजन्स बनाने पड़ेंगे? तो आप बोलोगे नंबर ऑफ डिविजन्स, नंबर ऑफ डिविजन्स, टोटल आपको कितना मेजर करना है उस पर डिपेंड करेगा। टोटल आपको मेजर करना 10 वोल्ट
और डिवीजन कितने का 0.1 वोल्ट का है, तो 100 डिवीजन आप करोगे, 100 डिवीजन कर दोगे तो अपना पूरा रीडिंग आ जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम अपने को पता है कि कितना मेजर कर सकते हो 10 वोल्ट। सो 0.1 के आपको 100 डिवीजन करने से 10 वोल्ट आपका आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको वोल्ट मीटर में गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन जो आपने पढ़ा था पूछते हैं, आप बता सकते हो। ओके 77 भी हम लोगों ने कवर कर लिया है। So we have done the 77 as well. इसके बाद अपने पास जो बचते हैं कुछ 79 है और फिर 80s में और 90s में 2-3 क्वेश्चन बचे हुए, उनको भी कवर कर लेते हैं। So 79 then 82. 79 इसी में होगा, yes. फिर 82. So 79 question says कि by error student places moving coil voltmeter नियरली आइडियल है, तो अपने को मतलब आइडियल लेके चलना है इन सीरीज। उसको पैरेलल में लगाना था, उस बंदे को इसको पैरेलल में लगाना था, उसने इसको किस में लगा दिया, सीरीज में लगा दिया। एज सोन इन द फिगर द वोल्टमीटर रीडिंग विल बी, तो कितना रीड करेगा ये, तो अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करोगे, तो उसके लिए क्या करोगे, नियरली आइडियल है। व्हाट इज मीन बाय नियरली आइडियल, मतलब बहुत ज्यादा होगा ये कहना चाह रहे हैं। तो इसको आप रेजिस्टेंस को पहले आर पकड़ोगे, और अगर ये आर है तो यहाँ से एक करंट लेके चलोगे और किरचॉफ्स लगाओगे। किरचॉफ के अकॉर्डिंग आएगा 4i प्लस आर आई प्लस ट्वाइस आई इज इक्वल टू 12। अच्छा, अपने को जो बताना है वो इस आर आई के बारे में ही बताना है। तो अगर हमने को आर आई बताना तो उसकी रीडिंग हो जाएगी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इन सीरीज circuit read to read the current in a series in order to read the current। इसकी वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या आएगी? हाँ, ये तो नियरली आइडियल बोला ना वोल्ट मीटर, इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस तो बहुत ज्यादा होना चाहिए, इसको वजह से करंट जीरो जाना चाहिए। अगर हम आर को इनफाइनाइट करेंगे तो करंट हमारा जीरो हो जाएगा, या फिर आर को हम जब निगलेक्ट कर देंगे तो वो अमीटर होना चाहिए, तो फिर वोल्ट मीटर कैसे हो सकता है? इसका मतलब मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर में या फिर कुछ ऐसा अरेंजमेंट होगा कि यहाँ से करंट बाईपास कर जाती होगी। ओके, वही बोलेगा। तो इसके रेजिस्टेंस को नहीं लेने का, by error student placing moving coil voltmeter nearly ideal in series with the resistance in the circuit to read the current, the reading of voltmeter would be, तो इससे करंट जीरो हो जाएगा ना, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होगा। देखो करंट कितना जाएगा, क्योंकि आर इनफिनाइट हो जा रहा है तो करंट हमारा जीरो हो जाएगा। करंट जीरो हो जाएगा तो फिर आप बोलोगे कि इसकी जो रीडिंग आएगी तो वो रीडिंग, इसका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, जो ईएमएफ होगा उसी को रीड करेगा। तो जो रीडिंग आएगी दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द ईएमएफ। That means potential difference across this is going to be the same as that of the battery. So that must be equal to E, that must be equal to 12 volt. तो इस पे कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी थी, बस अपने को ये समझना था कि अगर आइडियल वोल्ट मीटर हुआ तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा तो करंट जीरो हो जाएगी, और करंट जीरो हो जाएगी तो ये रेजिस्टेंस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं देंगे, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो बैटरी के ईएमएफ के बराबर आ जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। चेक कर लीजिए इसका आंसर 12 बना चाहिए। तो ये 79 होगा। या सो लॉजिकल क्वेश्चन था, और ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लेता है तो अपने को लगता है कि क्या करने का। सो यू जस्ट स्टिक टू द कंडीशंस दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट। इसके बाद आपने जो नेक्स्ट पूछा है वो 82 है, क्वेश्चन नंबर 82। ये पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड है। ये बोलता है कि 6 वोल्ट का बैटरी आपने लगा रखा है और इंटरनल रेजिस्टेंस उसका इग्नोर करना है। 1 मीटर लेंथ का वायर है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इससे कनेक्ट किया गया है, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम दे रखा है, ठीक है।
अमीटर 0 बताता है, इसका मतलब वो गैल्वेनोमीटर का नल डिफ्लेक्शन वाला पॉइंट है। सी पर एसी अपने को बताना है। तो ये पोटेंशियोमीटर का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। या ये 0 रीड करता है, वही अपने को चाहिए होता है। तब बोलोगे इसका पोटेंशियल इज इक्वल टू इसका पोटेंशियल डिफरेंस। ये 4 है, 1 ओम का कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि यहाँ से कोई करंट नहीं चल रहा है। तो हम बोलेंगे कि जो VAC होगा, AC के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, उसको 4 वोल्ट आना चाहिए। टोटल कितना है? 6 कितने में है? 1 मीटर में है, क्योंकि ये लीनियर होता है। तो 1 इसका रेजिस्टेंस टोटल अगर R पकड़ो तो I कितना आएगा, मैं सॉल्व करके बताता। I इस तरह से आएगा, I इज इक्वल टू 6/R आ जाएगा। और अपने को VAC चाहिए, तो VAC इज गोइंग टू बी इक्वल टू I इंटू R। R इज गोइंग टू बी टोटल रेजिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल लेंथ 1 मीटर इंटू लेंथ AC, क्योंकि लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। और I की जगह अगर आप 6/R रखोगे तो ये 6 टाइम्स AC हो जाएगा। अपने को AC पता करना है, तो और VAC कितना दिया था? ये 4 वोल्ट दिया था, तो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4/6 आ जाएगी। दैट मीन्स 2/3 मीटर, क्योंकि 1 मीटर में यूज हुआ था, तो मीटर आ जाएगा। 2/3 मीटर अपना आंसर हो जाना चाहिए। 82A आंसर चेक कर सकते हो। सो ये पोटेंशियोमीटर का बेसिक एप्लीकेशन है। यहाँ से जो करंट जाएगी वो यहाँ से चली जाएगी, और यहाँ पे कोई करंट नहीं जाएगा, तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है इसके बराबर करना है। फिर रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो टोटल रेजिस्टेंस अगर R मान लो तो इसका रेजिस्टेंस निकाल करके हम बता सकते हैं। ओके, so that was your 82nd. So we have covered this 82nd as well, 79 as well, 90 और 92 दो बचे हुए, उनको भी कवर कर लेते हैं, डन हो जाएगा। 90 और 92। क्वेश्चन नंबर 90। ये स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आजकल आते नहीं हैं आपके उसमें, बट स्टिल अगर आप जानना चाहोगे तो मैं ज़रूर बता देता हूँ। इससे अपने को इसमें अपने को ये बताना होता है ट्रू है, फॉल्स है, और फिर क्या है उसके साथ में। जनरली ये IT में और JEE में नहीं पूछता है। फिर भी 90 को पकड़ते हैं, और स्टेटमेंट को समझने में आपको इश्यू होगा तो मैं बताता हूँ। When two conducting wires of different resistivity having same cross-sectional area are joined in series, the electric field in them would be equal when they carry current. तो आप जब सेम क्रॉस सेक्शन के दो वायर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हो अलग अलग मटेरियल के, लेट से यहाँ से अलग कर लिया और ये कोई दूसरा मटेरियल है, तो इसका रेजिस्टेंस R1 होगा, इसका रेजिस्टेंस R2 होगा, सेम करंट चल रही होगी। आपसे पूछता है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इन देम वुड बी इक्वल। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करनी है, तो ये इस बात पर डिपेंड करेगा। अच्छा, पोटेंशियल के बारे में और लेंथ के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बोला। टू कंडक्टिंग वायर डिफरेंट रेजिस्टिविटी सेम क्रॉस सेक्शन एरिया है। लेंथ के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, तो ये L1 लेंथ हो जाएगा, ये L2 लेंथ हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या बोल सकते हो? सो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस से लिंक होती है। सो पोटेंशियल डिफरेंस को पहले हम पता करेंगे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड 1 आएगी, दैट मींस V1/L1 आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड 2 जो आएगी वो V2 डिवाइड बाई L2 आएगा। अच्छा, V1 को लिख सकते हैं I इंटू R1, और इसको लिख सकते हैं I इंटू R2। R1 R2 को अगर सिंप्लीफाई करोगे तो इसमें I आएगा और L1 कैंसिल हो जाएगा, रो 1 आएगा क्योंकि अलग है, डिवाइड बाई A। ये आएगा I इंटू रो 2 डिवाइड बाई A। अब देखो कि दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड्स बराबर नहीं है, वो रेजिस्टिविटी पे डिपेंड कर रहे हैं। तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर नहीं होंगे तो स्टेटमेंट हमारा पहला रॉन्ग हो गया। अगर पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया तो हम A ऑप्शन नहीं मार्क करेंगे, B ऑप्शन नहीं मार्क करेंगे, C ऑप्शन नहीं मार्क करेंगे, D ऑप्शन मार्क कर देंगे, क्योंकि ABC तीनों फर्स्ट स्टेटमेंट के ट्रूथनेस पे डिपेंड करते हैं। फिर आपसे बोलता है व्हेन वायर्स आर इन सीरीज दे कैरी इक्वल करंट। अगेन यू कैन चेक, जब वो सीरीज में होंगे उनके रेजिस्टेंस अलग अलग है, तो करंट सेम होंगे ऐसा हम नहीं बोल पाएंगे। 90th के बाद आपने 92nd के बारे में बात की थी, तो 92nd के बारे में बात कर लेते हैं। क्या सर करंट तो सेम ही रहेगा ना? इसका व्हेन दे आर इन, अच्छा दूसरा सीरीज की बात कर रहे हैं। ओह माय गॉड, मैंने पैरेलल कुछ पढ़ा क्या? हाँ, सीरीज में तो सेम करंट रहेगा, यू आर करेक्ट, मेरे दिमाग में कुछ पैरेलल गया। तो दे आर इन सीरीज, ओके।
सीरीज में तो हम लोगों ने दिखाया सेम करंट रहेगा, ऑफ कोर्स सेम करंट रहेगा। तो फिर लास्ट ऑप्शन भी चेक कर लेंगे, इसने पहला स्टेटमेंट हमारा फॉल्स होना चाहिए, तो लास्ट सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू, या वो मैचिंग। सीरीज में सेम करंट जाएगा। अगर वो पैरेलल रहा होता तो फिर हम बोलते हैं कि रेजिस्टेंस अलग है, तो पैरेलल में अलग अलग जाएगा। करेक्ट। 92 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, द लास्ट वन। इट सेज कि अगेन अपने को दो स्टेटमेंट दे रहा है। Knowing that the rating is done at steady state of filament, the electric bulb connected to a source having rated voltage consumes more rated power just after it is switched on. अच्छा, फिर आपसे बोलता है कि when filament is at a room temperature, its resistance is less than its resistance when the bulb is fully illuminated. तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब इल्यूमिनेटेड होता है तो उस समय क्या हो रहा होता है, उस समय ये हीटेड होता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो फिर ये करेक्ट है। फर्स्ट को समझते हैं। उसने बोला उसकी जो रेटिंग दी गई है वो स्टेडी स्टेट के लिए दी गई है, फुली जब इल्यूमिनेट हो रहा होता है, लेकिन स्विच ऑन के जस्ट बाद पावर अपने को देखना है। तो जब स्विच ऑन के जस्ट बाद आप देखते हो ना, तो उस समय पावर ज्यादा कंज्यूम करता है या कम कंज्यूम करता है रेटेड से, ये अपने को पता करना है। So a source having rated voltage it consumes more power. अभी हम लोग आगे भी पढ़ेंगे कुछ इंडक्शन जैसे इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर फिलामेंट के बारे में बात करनी है। तो आप ऐसा देखोगे, ये भी उसी से समझोगे, वो सारा कुछ यहाँ पे यूज नहीं करना बाय द वे। इसका रेजिस्टेंस R होगा और आपने V से कनेक्ट किया है, तो आप पाओगे कि R कम हो गया इसलिए करंट ज्यादा आएगी। रेटेड पावर है V, आप ये EMF आपका कांस्टेंट है, तो इनिशियल जो करंट आएगी वो आएगी दिस इज इक्वल टू E डिवाइड बाई आर नॉट। बाद में जो करंट आएगी वो E डिवाइडेड बाई आर आएगी। R बढ़ चुका है आर नॉट से क्योंकि वो हीटेड हो गया है। तो अगर आर नॉट से बढ़ गया है तो आप देखोगे कि ये जो करंट होगी ये करंट ज्यादा होगी, तो पावर कंजम्पशन ज्यादा रहा होगा, क्योंकि पावर कंजम्पशन हम लोग कैसे लिखेंगे, I स्क्वायर इंटू आर। सो इनिशियली पावर कंजम्पशन ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस कम था। जब फुल्ली रेटेड कंडीशन पे आओगे तो उस समय रेटेड वाली बात हो रही होगी। ज्यादा हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि रेटेड के को बेस लिया गया है कि नोइंग दैट रेटिंग इज डन एट स्टेडी स्टेट कंडीशन, तो उसके रिस्पेक्ट में इनिशियली ज्यादा कंज्यूम करेगा, बाद में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। जब रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो करंट कम हो जाती है, करंट कम हो जाती है तो पावर कंजम्पशन चेंज हो जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। मोर ओवर ये भी टेम्परेचर से लिंक है, ये भी टेम्परेचर से लिंक है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो उसका एक्सप्लेनेशन भी है, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसलिए हम ए ऑप्शन को मार्क कर सकते हैं। वेल सो ये आपका मॉड्यूल करंट इलेक्ट्रिसिटी का था, जिसमें एक्सरसाइज 1 ही डिस्कस हो पाया। एक्सरसाइज 2 के भी आपने डाउट्स पूछ रखे हैं, सो वो भी कवर नहीं हो पा रहे। अगर आपके डाउट्स रहते हैं तो हम लोग संडे को एक्स्ट्रा लेक्चर रख सकते हैं। यस सर कल एक्सरसाइज 2 लेंगे या मैग्नेटिज्म लेंगे? कल मैग्नेटिज्म को अनाउंस कर रखा है, तो कल हम लोग मैग्नेटिज्म के डाउट्स देखेंगे, और अगर दोनों के बचे हुए पार्ट रहेंगे और आप चाहेंगे तो हम लोग संडे को एक्स्ट्रा लेक्चर रख करके उनके दोनों के करंट के और मैग्नेटिज्म के बचे हुए डाउट्स को कवर कर लेंगे। सो टुमारो वी विल डिस्कस मैग्नेटिज्म एक्सरसाइज 1। ओके, चलेगा, काफी टाइम हो गया, और बाकी जो बचे हुए डाउट्स हैं वो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो टुमारो, दैट इज। थैंक यू एवरीवन।